अमीर है कोई व्यक्ति तो वो कानून का मजाक बना देता है, ऐसा हमने देखा है। तो पूर्वांचल में अदालत को कहते हैं कि आवा मतलब आओ, द मतलब दो, ल से लड़ो और त से तबाह हो जाओ। ये वकीलों के अंदर कैसा माहौल रहता है या क्या कंपटीशन होता है आपस में? लालू यादव, शरद यादव और रामविलास पासवान ये सब लोग देवगौड़ा के पास गए और बंद कमरे के अंदर जो हुआ मैं वो कहना नहीं चाहता। उसके बाद देवगौड़ा ने तय कर लिया कि हमें लालू जी को फिक्स करना है, हर हाल में फिक्स करना है। जितना मुश्किल हिंदू से मुसलमान होना है उससे भी ज्यादा मुश्किल मुसलमान से हिंदू होना है। एक बात कहता हूं, केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री नहीं होता और ऐसा ही कोई चार्ज होता तो जेल जाता क्या? जो राजनीतिक लोग होते हैं ना, ये गिद्ध होते हैं, इनको डेड बॉडी खानी होती है। प्रदीप सर, आपका अरुण पंडित शो पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अरुण जी। हम लोग जहाँ से आते हैं कॉमन मैन मिडिल क्लास, एक बात बहुत कॉमनली कही जाती है कि सफ़ेद कोट वालों से, खाकी वालों से और काले कोट वालों से बच के रहना ज़िंदगी भर। तो पब्लिक के मन में ये कंसेप्शन वकीलों को लेकर क्यों बन गया? देखिए, ऐसा है कि जैसे पुलिस है, वकील है और डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए भी इन तीनों के बारे में कहा जाता है कि इनसे दूर रहो। और दूर रहने के लिए क्या करना है आपको? किसी पचड़े में नहीं पड़ोगे तो वकील के चक्कर में नहीं पड़ोगे, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ोगे, कोई आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी तो आप डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ोगे। ये जो तीन चीज़ें हैं जरूर हैं, आपको बहुत ज़रूरी हैं समाज के लिए, लेकिन अगर आप इनके चक्कर में नहीं पड़ो तो अच्छा है ना, आपका जीवन खुशहाल है। अगर आप कोई आदमी मुझे ये बोले कि मैं आज तक किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं गया, किसी थाने में नहीं गया और किसी वकील को नहीं मिला और ना मेरा कोई उनसे मतलब है वकील होने के नाते, तो इसका मतलब वो खुशहाल आदमी है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कहना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। केवल गड़बड़ तब होती है कि जब आप वकील के चक्कर में पड़ जाते हो और फिर आपको समाज में, आपको मालूम है कि समाज तो में जो लोग होते हैं वाइना है समाज के, तो हर तरह के लोग आते हैं, हर तबके के लोग आते हैं। कई लोग उसको, डॉक्टर आपकी सर्जरी गलत कर देगा, एडमिट नहीं करेगा, डॉक्टर आपसे फीस ज़्यादा ले लेगा। अभी आपने कोविड देखा है ना, कितनी मुसीबत हुई, डॉक्टरों ने क्या क्या नहीं किया। कई डॉक्टरों ने, भाई कई अच्छे भी थे, लेकिन कई ऐसे थे कि जिनको देखने के बाद आप भूल जाओ कि ये कोई डॉक्टर देवता होता है, तो वो भी एक बात थी। फिर आप, यही बात थानों की होती है कि आप कहीं जाते हो रिपोर्ट लिखवाने, एफआईआर लिखी जाती है क्या? कितना मुश्किल काम है एक अपना फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस में लिखवाना, एक बहुत बड़ा काम है। आप नहीं लिखवा सकते, आप कितने बड़े आदमी हो, आप पुलिस के ऑफिसर ही क्यों नहीं हो किसी और स्टेट के, आप लिखवा नहीं सकते, बहुत ही मुश्किल काम है। इसके बाद वकील के यहाँ आप आ गए, कोर्ट में आपका केस चला गया, तो वकील के हाथ में भी नहीं है, डिले होगा, आप दौड़ोगे, परेशान होगे। और ख़ास करके अदालत के बारे में कहा जाता है, हम लोग, आप तो मेरे ख्याल से पूर्वांचल के रहने वाले हैं। हाँ जी। तो पूर्वांचल में अदालत को कहते हैं कि आवा मतलब आओ, द मतलब दो, ल से लड़ो और त से तबाह हो जाओ। तबाह हो जाओ, क्योंकि आप लड़ोगे तो तबाह हो जाओगे। तो आप आओगे, पैसे भी दोगे, खर्च भी करोगे, टाइम, एनर्जी सब लगाने के बाद, लड़ने के बाद अंत में आप नतीजे पे पहुंचते हो कि हम तो साहब बर्बाद हो गए। लेकिन आज का जो स्वरूप है अदालत का और आज का जो स्वरूप है समाज का, वो थोड़ा सा धीरे धीरे बदल रहा है। जैसे अब अदालतें जो है वो मीडिएशन की तरफ जा रही हैं कि अगर आपका सिविल डिस्प्यूट है, क्रिमिनल डिस्प्यूट नहीं है, जहाँ पे स्टेट के अगेंस्ट आपका क्राइम नहीं है, तो आप सेटल कर लो झगड़े को, बातचीत कर लो। और ये शुरुआत आज की नहीं है, जस्टिस एमएन वेंकट चलैया उन्होंने शुरू किया था सुप्रीम कोर्ट में एमसीपीसी बना के कि आप दो पार्टियां जब किसी सिविल डिस्प्यूट में आती हैं उनको बातचीत करा के बीच में मध्यस्थता करके रास्ता निकाला जाए। फिर हमारे यहाँ ट्रेनर नहीं थे, आप सोचिए इतने सालों के बाद ट्रेनर ही नहीं थे, कुल गिन के 50 मतलब जो ट्रेनिंग देते हैं, जो मीडिएशन कराते हैं, जो मीडिएशन कराने वाले लोग हैं, किसी एक्सपर्टीज चाहिए ना, दो के झगड़े को सुलटाने वाली, वो नहीं थी। जस्टिस एनवी रमन्ना जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बने, तो उन्होंने करीब 250 लोग, मैंने प्रपोज किया इसको, और हमारे यहाँ 250 नए मीडिएटर बनाए गए। उन्होंने ट्रेनिंग की, वो फिर इम्पैनल हुए। अब आज की तारीख में हमारे यहाँ मीडिएटर हैं। अगर कोई डिस्प्यूट सिविल मैटर है और वो जाता है कोर्ट के सामने से निकल करके और रेफर की जाती है, तो मीडिएटर हमारा वहाँ पे तैयार है उसको मीडिएट करने के लिए। ये बात पहले नहीं थी। ग्रेजुअली समाज में भी सुधार हो रहा है और आप देखेंगे कि थाने में भी अब शराफत सिखाई जा रही है कि आप थाने में जाओ तो चाय पिला दो, पानी पिला दो, इज्जत से बात करो। अभी अंग्रेजों का सिस्टम रहा है और अंग्रेजों से पहले मुगलों का सिस्टम था, मुगलों से पहले सल्तनत काल का सिस्टम था। अब आप प्राचीन काल में जाएं अगर, तो वहां की पुलिस अलग थी, आज की पुलिस अलग है। इस सिस्टम के अंदर जो सभ्यता है ना, खास करके जब लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज से सभ्यता निकाल ली जाती है,
भाई आप जब किसी को मिलते हो पहली बार तो मिलो इस नज़र से कि भाई ये आदमी किसी परेशानी में है और या इसने कुछ गलत किया तभी मिल रहे हैं, तो फिर आपकी मुलाकात क्या होगी? बातचीत नहीं हो सकती। तो पहले, सबसे पहले जो हमारा लॉ का प्रिजम्पशन है कि पर्सन इज इनोसेंट अनलेस अंटिल ही इज फाउंड गिल्टी, ये तो रहना चाहिए। हम बिना प्रूव हुए कि हम अपराधी हैं, आपने अपराधी घोषित कर दिया हमको, तो थाने में जाना एक बड़ा काम है। अभी किसी को हम बोले कि भाई ऐसा है कि थाने में जाना है, पुलिस ने किसी को पकड़ लिया है बिना किसी बात के, जरा सा आप थाने चलिए, तो बहुत से लोग अवॉइड करेंगे। आप रोड का एक्सीडेंट हो जाए कहीं रास्ते में, कोई घायल पड़ा है, आप उठाने में डरते हो कि हम उठाएंगे, लेके जाएंगे, पुलिस हमसे पूछताछ करेगी। बजाय इसके कि आपको सम्मानित करें, आपसे पूछताछ होगी। तो जब इस तरह का माइंडसेट है, इस तरह की बातचीत होगी, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इन तीनों चारों जो पहलुओं की आपने बात की, तो अदालत, पुलिस, वकील और डॉक्टर, इन तीनों की जो इमेज है वो इस वजह से खराब है और इसी वजह से खराब रहेगी। जब तक कि हम लोग इसको सुधारेंगे नहीं, डॉक्टर भी सुधरें, अपने आप को सुधारें, वकील भी सुधारें और कोर्ट भी अपनी ठीक से काम करे मर्यादा में, और जो हमारे नागरिक हैं उनके अंदर ही मर्यादा हो, तब जाके ये बात निकल के आएगी। और धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम वहीं पे खड़े हैं जहां आज के 100 साल पहले खड़े थे, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। सर, आप लॉ की फील्ड में 20 साल से ज़्यादा के हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है लॉयर की केस लेने से पहले कुछ? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं आम तौर पे जब कोई आदमी किसी वकील को अपने केस के अंदर मुकदमे के अंदर आबद्ध कर रहा होता है, इंगेज कर रहा होता है, जिस वकील के पास फाइल जाती है, मुझे लगता नहीं कि जब तक उसका मैटर सुनवाई पे नहीं आ जाए उसको चैन रहता है। ओके। और शायद यही कारण है, प्रोफेशन ऐसा है। अभी मान लीजिए मैं किसी को कहूँ, किसी और फील्ड के आदमी को कहूँ, डॉक्टरों को भी लिख के देते हैं हम लोग, कि वो डॉक्टर को लिख के अंडरटेकिंग देते हैं कि अगर कुछ हो गया तो डॉक्टर साहब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप सर्जरी के लिए डॉक्टर ले जाता है तो लिखवा के लेता है आपसे, और आप साइन करते हो। मगर आप साइन इसलिए करते हो कि आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन वकील के आप क्या करते हो? उससे बड़ी बात करते हो, आप उसको अपनी वकालत देते हो और कहते हो कि हमारे बिहाफ पे आपको जो बोलना है आप बोलो, आप अपने फैक्ट्स बताते हो, हम आपके बिहाफ पे ही बात कर रहे होते हैं। मगर वकील आपके बिहाफ पे, जो क्लाइंट है उसके बिहाफ पे कोर्ट में बोल रहा होता है। क्या इतना बड़ा भरोसा, इतनी बड़ी जो आपके अंदर जो क्षमता, इस तरह की भावना रखना कि इस प्रोफेशन की पवित्रता इसी पे बनती है। कुछ लोग हमारे यहाँ भी गलत है, मैं कहाँ कहता हूँ कि हर जगह सब अच्छे होते हैं, लेकिन जनता का जो भरोसा है, जो क्लाइंट का भरोसा है, बड़ा से बड़ा अपराधी हो, बड़ा से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एफिडेविट तो साइन करता है और साइन करके वकील को देता है, वकालतनामा देता है और कहता है कि आप हमारे बिहाफ पे बहस करो। कोर्ट में कई बार ऐसा होता है कि वकील ही स्टेटमेंट दे देता है कि नहीं हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, और उसमें क्लाइंट को आपत्ति नहीं होती है, और हम उस सर्विस में भी नहीं आते हैं कि हमें आप उपभोक्ता सर्विस में गिन लो। तो वकीलों में मेरे ख्याल से आप अभी आज की तारीख में भी, अब देखिए, अब आपको बताऊं, आज के 30 साल पहले जब हम लोग वकालत में आए, जिस टाइम पे, उस टाइम पर ये भावना होती थी कि वकालत में वो जाते हैं जिनके पास कोई और काम नहीं होता और जो दुनिया के हर फील्ड में फेल हो चुके हैं। जैसे मेरा कभी हमेशा सपना था कि मुझे वकील बनना चाहिए, लेकिन वकील बनने के लिए आपको पैसे भी होने चाहिए, ये भी मालूम था मुझे। तो मुझे पत्रकार बनने का मन कर गया कि ठीक है, प्रेस में चले जाते हैं, कुछ पैसे वहाँ से आने लगेंगे डे वन से, क्योंकि उस जमाना वो था कि जब पैसे मिलते नहीं थे। आप वकील वही बन सकता था जो समाज का जो सेकंड जनरेशन था, वकालत के समाज का। जैसे आपके दादा कुछ हैं, आपके फादर कुछ हैं, तो आपकी भी महत्व हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आपका महत्व जीरो है, कोई मतलब नहीं है आपका। और आज भी ये है कुछ हद तक, लेकिन बहुत हद तक ये धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जो नए बच्चे हैं, जो आज वकालत के अंदर जो नए लड़के आ रहे हैं, बड़े मेहनती हैं, बड़े कर्मठ हैं, बड़े फोकस्ड हैं। और अब हर घर का आप एक लड़का वकील जरूर बनना चाहता है। आप देखेंगे, जैसे पहले फौज में भेजते थे ना, वैसे आजकल वकालत में जरूर भेजते हैं। और वकालत के अंदर आपके सक्सेस की, आपकी बढ़ोतरी की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं इतनी अधिक हैं इसकी कि आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो जो आपके घर ने कभी नहीं सोचा। मान लीजिए मैं वकालत में नहीं होता, मैं तो गांव का पढ़ा हुआ हूँ, मैं अपने कुशीनगर जिले के गांव का पढ़ा हुआ हूँ, गांव के प्राइमरी स्कूल का, और वहाँ पर बिल्डिंग नहीं थी, पेड़ के नीचे के पड़े हुए लोग हैं। हम किसी को बोलें वो नहीं मानता है यहाँ दिल्ली में। लेकिन जो हमारे पुराने मित्र हैं, साथी हैं, जिनको हम मिलते हैं, अभी भी गाँव में हैं कई लोग, कोई बाहर नहीं निकला। मैं दिल्ली के अंदर अपनी परिवार का फर्स्ट जनरेशन हूँ,
और दिल्ली शहर के अंदर मैं जब वकालत करने के लिए आया तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जो अपने घर में वकालत में आया और दिल्ली के अंदर आया। अगर हमें सफलता मिल गई और मैं कुछ कर पाया तो मेरा ये मानना है कि कोई भी लड़का जो आज शुरू कर रहा है किसी प्रोफेशन को वो निश्चित तौर पे अच्छा करेगा। कोई इसमें दो राय नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। बस इतनी सी बात है कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ी स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग के कोई पीछे बाप दादा नहीं है, तो एक आगे पीछे थोड़ा बहुत तो होमवर्क करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। एक लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, बोलेंगे भाई ये नहीं ये कर दो, अच्छा ये काम करो, तुम यहाँ पे आ जाना टाइम से, हमें टाइम से पहले पहुँचना है, टाइम के बाद जाना है, थोड़ा ज़्यादा काम करना है। आप उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले लो, आप उसको अपना हैरेसमेंट मान सकते हो, उसको अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हो कि अरे भाई मुझे ज़्यादा काम करने को मिल रहा है। जिस दिन आपने ये भावना रख ली, आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में, और ठीक है मैं नहीं कहता कि मैं कोई देश का सबसे बड़ा वकील हूँ, लेकिन ठीक है सारे वकील जानते ही हैं, और मुझे भी उतनी फीस नहीं मिलती, थोड़ी कम मिलती है, मगर फीस अच्छी मिलती है। लोगों के बीच में हमारी अपनी अच्छी पहचान है, इसी प्रोफेशन की वजह से है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम नए जनरेशन के लोग मेहनत करें, ठीक करें, तो सब अच्छा होगा। और जनता का भी जो भरोसा है, जो एक इमेज है वकील के बारे में कि वकील है तो भाई शादी पहले कटी जाती थी, आजकल तो चलो शादी उदी वकालत के नाम पे हो रही है, नहीं तो हमारे यहाँ तो वकालत में चले गए, प्रेस में चले गए, हुई शादी कट जाती थी। जो सबसे बड़ा जो ग्रह होता था यही ग्रह होता था कि वकालत ग्रह इनकी शादी में आ गया है, इनकी शादी में जो है वो ग्रह आ गया है, आपकी पत्रकारिता का ग्रह आ गया है। अब पत्रकारों की भी इज्जत है, पत्रकार भी मालिक बन के बैठ गए। तो अब धीरे धीरे सब चीज में समाज बदल रहा है, लोग भी बदल रहे हैं और टैलेंट आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं यहाँ पे, अगर आप में टैलेंट नहीं हो तो आप नहीं बैठ सकते। आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर टैलेंट है, आपने ज्योतिष की भी पढ़ाई की ठीक से, उसकी पढ़ाई की, उस पर मेहनत किया, दुनिया भर की केस स्टडी की होगी आपने, इसलिए आप उस बात को अच्छे तरीके से रख पा रहे हैं। मान लीजिए अगर आपने ये नहीं किया होता, आप उस पार्ट को निकाल दीजिए, तो केवल क्या कपड़े पहनने से तो नहीं कर सकते आप उसको, आडंबर से तो नहीं हो सकता, ये विज्ञान भी है ज्योतिष। तो आप अगर उस तरह के विज्ञान की विचारधारा के साथ जुड़ के, अध्ययन करके, उसका प्रयोग करके, और तब आप जब कुछ करते हैं तो लोग भरोसा करेंगे उसके ऊपर। यही बात वकालत पे लागू होती है, यही बात बाकी प्रोफेशंस पे लागू होती है। और मेरा ये मानना है कि भगवान करे कि सारे प्रोफेशंस की इज्जत बनी रहे और सब लोग अच्छा करें। उससे ये साबित होता है कि देश में बड़ी शांति है और देश बढ़िया चल रहा है। और ज़रूरी है ये प्रोफेशंस। और जैसा आपने कहा ना, ऐसा कोई भी प्रोफेशन पूरे वर्ल्ड में नहीं है जिसमें माल प्रैक्टिसेस नहीं होती या जिसको बदनाम करने वाले लोग नहीं आते, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे वकील का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। अब उसको लेकर हमें सबके बारे में एक जैसा नहीं सोचना चाहिए। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सुप्रीम कोर्ट के जैसे आप लॉयर हैं, आपने हाई कोर्ट में भी काम किया होगा आई गेस, ये वकीलों के अंदर कैसा माहौल रहता है या क्या कंपटीशन होता है आपस में? तो देखिए, वकील इतने हैं इस देश में, उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा केसेज हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ज़्यादा आते हैं, मगर आप खाली रहते हो। अगर आप आपस में ईर्ष्या करने की जगह अपने एरिया के अंदर, अपने फील्ड के अंदर एक दूसरे की तरक्की से, एक दूसरे की खुशी से आप प्रसन्न हो जाओ, आप प्रसन्न हो तो हम भी प्रसन्न हैं, आप अच्छा करो हम भी अच्छा करेंगे। मान लीजिए कि हमारा एक कोई लॉयर है, जैसे मेरी एक सोच थी, मैं चाहता था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन लोगों के पास काम नहीं है वो लोग मीडिएशन करें, आर्बिट्रेशन करें, उनको मीडिएटर बनाया जाए, उनको आर्बिट्रेटर बनाया जाए। लेकिन बड़ा विरोध हुआ इसका, और विरोध इस बात के लिए हुआ कि भाई ये वो लोग हैं, अगर मान लीजिए कि आप इन वकीलों में से जो कि जिनकी प्रैक्टिस भी शायद अच्छी नहीं है वो आर्बिट्रेटर बन जाएंगे, वो जब बनेंगे मीडिएटर बन जाएंगे, तो जो जाएगा उनके सामने वो उनको क्या सर बोलेगा। तो तरह तरह के प्रयास शुरू हो जाते हैं। और एक बार आप एक जानिए कि अगर एक वकील महीने का 3 लाख रुपए कमा रहा है, एक नया बच्चा है 3 लाख महीने का कमा रहा है, तो क्या क्या वो कर सकता है? अपना ड्राइवर रखेगा, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन देगा, 2-3 नए बच्चों को मौका देगा, अपने यहाँ रख कर देना ही पड़ेगा। ड्राइवर होगा, उसके साथ आना जाना होगा, ऑफिस ठीक होगी, डिग्निफाइड लाइफ जिएगा। उससे पैसे के अलावा उसके आने वाली जनरेशन जो आगे बढ़ेगी वो भी तो इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में आप नहीं भेजें, आपने अच्छे स्कूल में आप पढ़ाई किए, हम लोग भी चलिए हम अच्छे स्कूल में नहीं जा पाए मगर दिल्ली में आ गए, धीरे धीरे हम लोग भी सीख लिए। लेकिन अगर आप अच्छे स्कूल में बच्चे को भेजेंगे तब जाके अगली जनरेशन आपकी बढ़ेगी। आज हम कहते हैं ना कि चाइना बहुत आगे चला गया, चाइना से हम फालतू के मुकाबला करने की जगह हम पाकिस्तान से करते रहते हैं मुकाबला। क्या कारण है? कारण ये है कि उन्होंने शिक्षा में खर्च किया। जब आप एजुकेशन में खर्च करोगे
हेल्थ सेक्टर में खर्च करोगे, इंफ्रा में खर्च करोगे, रोड पे खर्च करोगे, तब आपका देश आगे बढ़ेगा। आपका देश बाकी चीज़ों से नहीं बढ़ने वाला। आज दुनिया भर में भारत के साइंटिस्ट की, आईटी के लोगों की क्यों पूछ है? इसलिए पूछ है कि ये मेहनत कर सकते हैं, इनके पास दिमाग है, ये बैठेंगे, ये कर्मठ हैं। लेकिन अब आप उनको पढ़ाने ही मत दो, आपका एजुकेशन का रेशियो गिर जाए। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को सीरियसली मत लो। जैसे मान लीजिए कि पहले शिक्षा मंत्री बनाने के लिए एक बड़ा शिक्षक ढूंढा जाता था कि भाई किसको बनाए। आप देखिए जितने बने हैं पहले के शुरुआत के टाइम के, ये सब पढ़े लिखे समझदार लोग बने हैं। और या आईपीसी जैसे बन गई, आज जो हम बदले हैं इसको, बीएनएस लेके आए, आईपीसी बनी। तो कैसे बनी? मैकाले ने लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद 1833 से काम करना शुरू किया और मरने के दिन तक 1859 तक काम किया। कमीशन बना, रिपोर्ट बनी, अमेंडमेंट्स आए, डिस्कशन हुए, करते 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 फिर जाके आईपीसी बनती है 40 साल की, 50 साल की मेहनत पे। ऐसे ही जब कोई नई पीढ़ी बढ़ेगी, आप मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी आज बनाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी बना दी आपने, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। अब जो बच्चा आज पढ़ रहा है वो आज के 10 साल बाद रिजल्ट दिखेगा उसका, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जब वो पीक पे पहुंचेगा आज के 40 साल बाद, तब रिजल्ट दिखेगा आपको। आज जो आप खराब कर रहे हो इसको 40 साल बाद देश भुगतेगा। इसलिए पढ़ाई लिखाई से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से और रोड से, इंफ्रास्ट्रक्चर से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये 3 चीज़ों से आप कंप्रोमाइज़ करोगे तो खराब होगा। और ईर्ष्या किसी से भी कोई करे, मंत्रियों का ईर्ष्या नहीं, कंपटीशन होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा ठीक है, हम आपसे बेहतर हो जाएं, वो ठीक है, मगर आप जलो मत उसकी तरक्की से, उसके ग्रोथ से जलो मत। मेरा तो हमेशा ये मानना है, मान लीजिए कि कल को मैं आपसे बात कर ही रहा था कि कोई हमारा जानने वाला लॉ मिनिस्टर हो जाए, कोई जानने वाला एसजी हो जाए, इससे बड़ी खुशी की क्या बात है कि मुझे जानता है। अगर उसके 10, 15, 20 लोगों में कोई गिनती होगी, कोई बात होगी, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो मुझसे कह सकता है, मैं उससे कह सकता हूँ। इसमें बुराई क्या है? हाँ, मैं क्यों नहीं बना, एक ये भी सवाल होता है कि मुझे मौका क्यों नहीं मिला। ठीक है, आज आपका टाइम नहीं था, यहां पर तो ज्योतिष आएगा ना बीच में, वक्त की बात है। वक्त की बात है। आज आपके पास नहीं था, अब नहीं होने का मतलब क्या मार दोगे? घर में 3 भाई होते हैं, एक भाई बहुत अच्छा कर रहा होता है, एक भाई थोड़ा कम कर रहा होता है, तीसरा भाई शायद बेरोजगार हो। ये हो सकता है, परिवारों के अंदर होता है। एक ही माँ बाप के, एक ही परिवार के, एक ही तरह के परिवेश में पले बड़े बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो उसमें ईर्ष्या क्या करनी है? मैंने जीवन में कभी भी ये ध्यान रखा, हमेशा अब तक के जीवन में, कि मुझे किसी से झुकना नहीं है, लेकिन किसी को दबाना नहीं है। मैं किसी को आज तक अपने से बड़ा नहीं समझा, बड़े से बड़े लोगों से मिलने में भी, और किसी को छोटा नहीं समझा। मुझे कोई आप मिलाइए, बहुत बड़ा आदमी है, मैं उससे बराबरी पे मिलूंगा, बहुत छोटा आदमी उससे बराबरी पे मिलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो छोटा आदमी बड़ा हो सकता है और होगा। क्यों नहीं होगा? कौन जानता था जो आज देश के कई बड़े बड़े नेता बन के घूम रहे हैं या बने नेता, कौन जानता था कि यहां पहुंचेंगे या इस जगह पे पहुंच जाएंगे? इसलिए कोई उसका मतलब नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप, हर आदमी के अंदर संभावनाएं हैं, आप अपना काम करते रहिए। जो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये है गीता का ज्ञान, तो उसको थोड़ा सा आप चलाओ और ध्यान रखो उसके ऊपर, आप अपना कर्म करो। अब आप कर्म तो कर नहीं रहे हो, आपका सारा फोकस इस बात पे है कि साहब ये अरुण पंडित जी का शो कैसे चल रहा है, ये बंद हो जाना चाहिए। ये फोकस अगर आप करोगे तो फिर आपका काम कैसे होगा भाई? आप फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सर ये तो आपकी बात हो गई, चलिए आप नहीं करते भेदभाव किसी में, पर नॉर्मली तो ये होता होगा ना कि जो जनरेशनल लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में और कोई एक नया आ रहा है तो उसको तो देखना पड़ता होगा ना क्लैश। बिल्कुल सही है। देखिए हम लोग गाँव से हैं, कभी गायों की झुंड, अब तो गायें रही नहीं, जानवर रहे नहीं, तो नए उदाहरण समझ में नहीं आएगा बहुत लोगों को, लेकिन गायों के झुंड में गाँव में परती में गायें चरने जाती हैं। एक नई गाय आप ले आइए, उस अंदर छोड़ दीजिए, जिसे आप खरीद के लाए हो, सारी गायें मिलकर उसको मारती हैं, उसको बाहर निकालती हैं, लेकिन वो दब के बर्दाश्त करके वो उसमें घुस जाती है इस ग्रुप के अंदर, और फिर उनके साथ उनका भाईचारा हो जाता है गायों का, जानवरों का बता रहा हूँ आपको उदाहरण। फिर एक अगली गाय आती है, उसको वो गाय मार रही होती है जो उसको अभी 10 दिन पहले उसको मार रहे थे सारे। ये बिल्कुल लगभग वैसा ही प्रोफेशन के अंदर भी है। अब हमारे वकालत में मैं आपको बताऊं, कोई भी जब ये देखता है कि, जैसे मैं अपना ही चलो बता देता हूं, कि लोगों को मैं पसंद नहीं आऊँगा, इसलिए नहीं आऊँगा कि भाई ये फर्स्ट जनरेशन है, ये कैसे राइज कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है। तो मैं एक बात बताऊं कि किसी के जलने से आप ग्रो करते हो। मैं कहता हूं कि जो जलन होती है ना, ईर्ष्या होती है, ये जैसे हेयर कट होता है ना सर, हेयर कट होता है हेयर को अच्छा करके और बड़ा करने के लिए।
ये ऐसे है, बाल काटो आप और बाल बड़े होते रहेंगे। आपके काटने से बाल खत्म नहीं होंगे, नहीं काटने से तो खत्म हो सकते हैं, काटने से खत्म नहीं होंगे। पौधों को हम काटते हैं ताकि और पौधे स्वस्थ हो जाए। बिल्कुल यही समाज पे यही बात लागू होती है हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों पे। जितना आप दबाओगे उतना हम उठेंगे, जितना आप हमें सप्रेस करोगे उतनी मजबूत होंगे हम। और जो आदमी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके, मान लीजिए आप इतने कमजोर हो कि आप सुसाइड ही कर लो, आप आत्महत्या ही कर लो, कई लोग ये भी कर लेते हैं, मैंने देखा है समाज में जब फेल होते हैं तो कम से कम वकील नहीं करते। वकीलों में अभी तक बहुत ही रेयर है कि कहीं कहीं आपको सुनने में मिल जाए, पुलिस ऑफिसर्स में मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक अलग पावर देखी, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते कि हम इतने ऊपर से इतना नीचे कैसे आ गए। हमारे यहाँ तो हमारी ग्रोथ भी धीरे धीरे है, पतन भी धीरे धीरे ही होगा, और आपको मालूम चल जाएगा कि भैया अब आपका चलने वाला नहीं है। तो जो लोग जलते हैं उनका एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि उनको आप पूरी लाइफ जलते हुए देख सकते हो, उनकी कभी ग्रोथ नहीं होगी, और उसका जो असर है उनके बच्चों पर भी शायद आए। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो जलने वाले हैं वो जलेंगे और जलते रहेंगे, लेकिन उनको भी याद रखना चाहिए कि अब वो ज़माना चला गया। अब देश की वकालत की जो शक्ति है वो गिन के 150 परिवारों में नहीं है। जजेज में ज़रूर आप ये सुनने को मिलता है कि इस जज का बच्चा है, ये कर रहा है। अभी 3 दिन पहले मुझे एक वकील साहब मिल गए सुप्रीम कोर्ट में, वो मैं किसी मैटर के लिए जा रहा था, उन्होंने मुझे पकड़ा, उन्होंने भाई साहब आपको कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या चाहते, क्या करूँ मैं, आप बताओ। मैं से पूछता हूँ सबसे। बोले भाई साहब पहले हमारे कोर्ट में 4 ग्रुप होते थे, एक जज के बच्चों का होता था, एक सीनियर एडवोकेट और उनके बच्चों का होता था, एक लॉ फर्म से उनके बच्चों का होता था, और एक आम वकीलों का होता था। अब तो केवल जजेस के बच्चों का एक ग्रुप हो गया है। तो हमने कहा देखो ऐसी बात नहीं है, हम लोग कोई जज के बच्चे नहीं हैं, आप भी नहीं हो और लोग भी नहीं हैं। हाँ कहीं आपके साथ जाती हो रही जरूर बोलो, लेकिन ऐसे हमला करने का भी फायदा नहीं है। भाई कोई ऐसा कोई केस है, देखिए पब्लिक परसेप्शन तो यही रहा है ना कि भाई साहब बहादुर को कौन जानता है, जो साहब बहादुर को जानता है उसके पास केस लेके जाएंगे। साहब बहादुर मतलब जज? हाँ, जज हो या वकील हो या पुलिस हो या सीबीआई हो, नामली आम तौर पे अंग्रेजों के टाइम में चलता था। जिनके जो एंग्लो इंडियंस होते थे, जिनको कि बेसिकली वारेन हेस्टिंग्स के टाइम का तो आपको याद ही होगा कहानी कि भाई उसने सबसे ज़्यादा अकाल के टाइम में भी कर्जा लिया, लोगों की पिटाई की, कैसे कैसे करके वसूली कराया, और चिट्ठी लिखा कि लोग जो मर रहे थे उनके घर से भी पैसा ले आए, हम टैक्स लेकर के आए, और लगान हमारा पिछली साल से बढ़ गया। इतने लोगों की 1/3 आबादी के मरने के बाद भी लगान हमारा जो है वो करीब 30% बढ़ गया है। गौरव के साथ बता रहा है। आज कोई देश कर सकता है ये काम? नहीं कर सकता है। आप देखिए उस दबाने की, करने की इसकी एक सीमा होती है। आप कितनी भी बातें कर लें, अब आप धीरे धीरे एक जो कॉमन मैन का जो पावर है ना, जो हमेशा कहते हैं ना, फिल्मों में डायलॉग भी आता है कि डोंट इग्नोर द पावर ऑफ कॉमन मैन, पूरी सरकार को हिला देता। आज यूपी में देखिए क्या हुआ, बाकी राज्यों में क्या हुआ। कांग्रेस में मनमोहन सिंह की सरकार थी, क्या तूती बोलती थी, क्या हुआ उनके साथ। आप देखिए, आपने जब उनकी सरकार थी, दुश्मन किसको माना इन्होंने? किसी ईर्ष्या की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकली भी आप देख लीजिए, केवल लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉ में भी एक जज चाहता है कि हमारी ओथ पहले हो जाए, उसकी ओथ बाद में हो, ताकि हम ऊपर जल्दी हम पहुँचेंगे। ऐसे ही वकीलों में भी होता है, लेकिन पॉलिटिक्स में भी होता है। लालू प्रसाद यादव सबसे पावरफुल लीडर होते थे अपनी पार्टी के, तब वो जनता दल पार्टी थी, और 96 में जब सरकार बनानी हुई तो उन्होंने देवगौड़ा का नाम प्रपोज किया, क्योंकि उनका मुलायम सिंह से ठीक नहीं बन रहा था। देवगौड़ा जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने पूरी कोशिश इस बात की कि लालू को कैसे काउंटर करें, चेक कैसे करें, क्योंकि लालू जब चाहे मुझे हटा सकता है, इसको हम ऐसा कर दें कि इसकी ताकत खत्म हो जाए और इसको मेरे साथ रहना पड़े। ओके। और उनके खिलाफ ये फॉर्डर स्कैम के केसेज, ये केसेज, वो केसेज दुनिया भर के आ गए। जब फॉर्डर स्कैम का केस हम लोग को करने का मौका मिला, जो कि डीए का पार्ट, जब कोई करप्शन करता है तो प्रूफ कैसे करते हो उसको? आप प्रूफ करने का एक ही तरीका है कि आप उस आदमी की डीए की निकालते हो कि इसकी जो आमदनी से ज़्यादा की संपत्ति क्या है, बेईमानी वाला पैसा क्या है। उस पैसे के आधार पर तय होता है कि आदमी इस स्कैम में शामिल था या नहीं था। लालू यादव की पूरी संपत्ति 18 लाख ज़्यादा थी कुल। और वो ज़्यादा कैसे हुई? ज़्यादा इस तरह से हुई कि लालू यादव ने अपने बच्चों की फीस, अपने खाने पीने का खर्चा और कपड़ों का खर्चा उसमें नहीं लिखा था इनकम टैक्स रिटर्न में। ये माना गया कि शायद ये मिनिमम इतना तो होगा। लालू यादव का तर्क ये था कि हमारी कृषि आय पहले से थी, और जब हम सीएम बने या एमएलए बने, एमपी बने, उसके पहले से भी तो बच्चे हमारे थे और हम कपड़े पहनते थे। तो आप इन दोनों को अलग अलग कैसे कर सकते हो?
हमारी उस आमदनी को माइनस थोड़ी कर सकते हो। क्या हमारी आमदनी केवल MP MLA के तौर पर मिली हुई तनख्वाह है? बाद में केस आया सुप्रीम कोर्ट में और लालू यादव इसमें जीत गए। आज लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट हुई, कन्विक्शन हो गई बिना किसी DA के, क्योंकि उस समय का प्रधानमंत्री इनके खिलाफ था और इनको फिक्स करना चाहता था। लालू यादव, शरद यादव और रामविलास पासवान, अब 2 लोग तो इस दुनिया में नहीं है, शरद यादव जी और रामविलास पासवान जी। लेकिन ये सब लोग देवगौड़ा के पास गए और बंद कमरे के अंदर जो हुआ मैं वो कहना नहीं चाहता। उसके बाद देवगौड़ा ने तय कर लिया कि हमें लालू जी को फिक्स करना है, हर हाल में फिक्स करना है। इन लोगों ने भी तय कर लिया कि इनको PM की कुर्सी से हटाना है। उन्होंने 25 दिन का टाइम बाई किया। उन 25 दिनों के अंदर लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट हो गई। जो कर्नाटक से लाया गया ऑफिसर जोगिंदर सिंह जी भी दुनिया में नहीं है, चार्जशीट फाइल हो गई, कार्रवाई हो गई उनके खिलाफ। आज वो उससे मुसीबत से निकल नहीं पाए। उनकी आज सांसदी नहीं है, पॉपुलर लीडर होने के बाद भी उनके पास कोई जो माध्यम होने चाहिए वो नहीं है, लोकसभा का एक्सेस नहीं है, और कांग्रेस पार्टी भी कोई उनके साथ नहीं खड़ी हुई। उनको सबको लाने लगा कि ठीक है ये बड़ा लीडर है, इसको कम से कम रोक लो, इसकी टांग खींच लो। जो पॉलिटिक्स में लेग पुलिंग है वही लेग पुलिंग वकालत में है, वही लेग पुलिंग सब जगह है, बाहर नहीं है। दुनिया ऐसी ही है और ये दुनिया ऐसी ही रहने वाली है, ये दुनिया बदलने वाली नहीं है। आपको बताऊं, मैं कुछ जजेस तो ऐसे जानता हूं मैं उनकी कहानी कि उन्होंने पूजा पाठ कराया कि सामने दूसरा जज जो मेरे साथ ओथ ले रहा है इसका एक्सीडेंट हो जाए। सच में? मैं आपको बता रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पुरानी बात है, लेकिन आप ये सब भी कराते हो और आप हर तरह के हथकंडे अपनाते हो कि आप ये हो जाए। लेकिन अब मैं नहीं कहता कि कितना सही है कितना गलत है ये, लेकिन ये भी जान लीजिए कि उस एक्सीडेंट कराने की पूजा के बाद भी एक्सीडेंट तो हुआ नहीं और वो आदमी तो जज बन गया। तो इसलिए आपको ये सब दुनिया भर की चीज़ें करने की जगह, निगेटिविटी की जगह कुछ पॉजिटिव काम करो। मैं तो एक एडवाइस ही दे सकता हूँ। और मैं बताऊँ आपको, पुरानी जनरेशन क्या करती है अलग बात है, आज की जो नई जनरेशन है, जो आज का यूथ है, जो आप लोगों की एज के जो नए लड़के आए हुए हैं, उनसे अगर आप बात करें, उनके मन में ये सब ज़्यादा नहीं है। वो मेहनत करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके मन में उस तरह की ईर्ष्या काम काज को लेके नहीं है। ये नहीं है कि साहब हम कोई एक चीज़ बोलो, क्या वरदान चाहिए आपको, तो आपने बोला कि हाँ मुझे एक चीज़ ज़रूर मांगनी है, बोले अगर आप मांगोगे उसका ठीक डबल आपके पड़ोसी को मिलेगा, तो आपने अपने आँख फूटने का कि एक आँख मेरी फूट जाए इसका वरदान मांग लिया ताकि पड़ोसी की दोनों फूट जाए। वो बातें अब नहीं है। अब धीरे धीरे बहुत सी जो डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सी इम्प्रूवमेंट सोसाइटी के अंदर वो हो गया है। समाज का जो स्तर है, सामाजिक स्तर, उसमें भी अब बहुत भी ये धर्म कर्म का ही बड़ा रोल नहीं है। पहले जैसे बहुत होता था ना कि भाई आप कौन हो, किस जात के हो। अब जैसे कोई मिलने गया तो जात पूछने के बाद ही बैठता था कुर्सी पे। पुराने टाइम में हम लोग बचपन की बात बता रहे हैं आपको, दरवाजे से कौन जा रहा है, ये कौन जा सकता है जूते पहन के, ये भी तय हो जाता था। अब तो वो नहीं है, अब तो बातें नहीं हो रही। आप पूछते भी नहीं होगे, इतने लोग आते हैं मिलने, कहाँ जात कोई पूछता है। हमसे मिलने इतने लोग आते हैं, हम लोग हाथ मिलाए, पानी पिए, साथ में खाना खा रहे हैं, आपको जात पूछ के पानी पीते हो, खाना खाते हो। धीरे सोसाइटी इंप्रूव करती है अपने आप को। जितना आपका एजुकेशन होगा उतना आप आगे बढ़ोगे। आप अगर इस पर ध्यान नहीं दोगे, केवल जलोगे, तो जलने का तो एक ही अंत है कि जो जैसे फतिंगे जो है वो जलते रहते हैं, उनको आग से बड़ा प्यार है, तो उनका अंत भी सबको दिख जाता है। तो आप जलोगे और मरोगे, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। जलने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जलना जो उनका है जायज़ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके बाप दादा ने काम किया वो आपका काम नहीं था, वो बाप दादा का काम था। आप अपने काम से प्रूव करो ना। आप बाप दादा को अपने माइनस करो। आज मैं बड़े से बड़े वकीलों करता, अपने पेरेंट्स को निकाल दो उसके आगे से, अपने फैमिली सपोर्ट को निकाल दो और करो कंपटीशन किसी आम लड़के से। कर सकते हो क्या? बहुत मुश्किल है। हम लोग गांव से पढ़ के आए, अंग्रेजी हम लोगों ने सीखी है आके दिल्ली में। हमें अंग्रेजी नहीं आती थी, हमने ABCD पढ़ा था। 6ठी क्लास से ABCD पढ़ना शुरू किया, और वो भी टीचर नहीं था स्कूल में, क्योंकि टीचर एक ही था पहली क्लास से लेकर के 8वीं तक। तो क्या क्या पढ़ाएगा वो? लेकिन वहां से निकल के हम लोग भी कुछ कर रहे हैं ना। अगर हम लोग कर रहे हैं तो बाकी बच्चे भी करेंगे। आप हम लोगों से मुकाबला करने की कोशिश करने का फायदा नहीं है। हम लोग हर मुकाबले में जीतेंगे। जीतने का मतलब मेरा ही नहीं होता कि कोई इलेक्शन है तो जीत जाएंगे, कोई आपका, लेकिन जो जंग है हमारे अंदर की, जो जंग है कि हम क्या नीचे हैं, हमारी अपनी जो आत्मा है वो हमेशा कहती है कि आप नहीं हारोगे, आपको लड़ना है, आपको चलना है, आपको जीतना है। और हम सारे जो हम लोग की जनरेशन के लोग हैं वो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। हर वो आम लड़का जो दिल्ली आ रहा है या बॉम्बे जा रहा है, किसी बड़े शहर में जा रहा है निकल के, उसके अंदर सपने हैं
और उस सपने को पूरा करने के लिए कोशिश करता है। जिसने कोशिश थोड़ी कम की उसका रह गया, जिसने कोशिश पूरी की, आप मेरे से लिख के लीजिए, उसकी कोशिश हर हाल में कामयाब होनी है। उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई चेक नहीं कर सकता। मैं कभी भी किसी बात पे दुखी होता हूं तो केवल एक बात पे दुखी होता हूं। जैसे मान लीजिए कि हम और आप मित्र हैं और किसी बात से मतभेद हो गया, जैसे मैं किसी से मेरी बातचीत बनने सिवाय एक आदमी के, और उस आदमी से बातचीत इसलिए नहीं होती, कोई इतना जला, इतना वो जल जल के मर गया, मैंने उसकी इतनी मदद की और उसके बाद लगता है कि मैं इसने किया, लेकिन मैं कभी रंज नहीं होता उससे। मुझे लोग कहते हैं भाई साहब उसको माफ़ कर दीजिए, मैं कहता हूँ मैं नाराज़ ही नहीं हूँ उससे, मुझे क्यों माफ़ करना है, मेरा दोस्त है, माफ़ी मांगेगा मेरे से। जो मेरा दोस्त रहा हो कभी, उससे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद रियलाइज कर ले कि वो गलत है, इतना ही बहुत है। लेकिन आप भी ये रियलाइज इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं परिवार में, समाज में, लोग पूछते हैं ना, यार तुम कैसे, तुमने पढ़ाई की, तुम अच्छी जगह पढ़ के आए हो, तुम्हारे सामने वो पढ़ के आया हो तो यहाँ पहुँच गया। गाँव में बच्चे नहीं, माँ बाप जब बोलते हैं तो उसके बराबर नहीं हो तुम, पड़ोसी के बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं। तो ये परेशानी केवल उस एज में नहीं होती है, बाद में बीवी कहती है ये बात, बाद में उसके बच्चे कहते हैं कि पापा ये बताओ कि तुम भी उसी स्कूल से पढ़े थे, वो यहाँ कैसे पहुँच गया आपका दोस्त। आपके पास जवाब नहीं होता है तो फिर आप 10 बातें और कहोगे। मेरे ख्याल से इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा हमेशा ये मानना रहा है और आज भी मैं कहता हूँ, अपने हर मिलने वाले को कहता हूँ कि जल के मरने की जगह अच्छा है कि सामने वाले को बढ़ाने पर ताकत लगाओ। अगर आपके 4 दोस्त आगे बढ़ जाएंगे, 5वां भी आगे बढ़ जाएगा। आज जैसे हम उदाहरण लीजिए अमेरिका का, अभी भारत के 4 नागरिक गायब हो जाएं, नेपाल के 4 नागरिक गायब हो जाएं, बर्मा के 4 गायब हो जाएं, पाकिस्तान के 4 गायब हो जाएं और अमेरिका का 1 गायब हो जाए कहीं पे। एक ही जगह आतंकवादियों ने किडनैप कर रखा है, मान लीजिए, सबसे पहले छूटेगा कौन? अमेरिका का। और क्यों छूटेगा आपको मालूम है? क्योंकि देश बड़ा है। देश आगे अगर बढ़ेगा, जनता अपने आप बढ़ जाती है। उसका पासपोर्ट रखना आपका एक आपकी हैसियत हो जाती है, उसके पासपोर्ट की वैल्यू है। क्योंकि आप अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी आपके पास एजुकेशन होगी, आपके पास बाकी काम के तरीके होंगे, सरकार वहाँ की मजबूत है, देश मजबूत है। जब आप देश को आगे बढ़ाओगे, अगर आपका देश आगे बढ़ गया, अपने आप आगे बढ़ जाओगे। जो हमारा भारत कहते हैं ना कि बहुत आगे था, बहुत बड़ा था, संस्कार के साथ बड़ा हुआ था, शिक्षा के साथ बड़ा हुआ था। आज वेद पुराण बचे इसीलिए है ना कि गौरव कंठस्थ था। अगर मान लीजिए जनता को याद नहीं होता है तो क्या होता? अगर लोगों को याद नहीं होता तो ये कहीं मिलता नहीं आपको। ये लोगों की याददाश्त के सहारे दोबारा लिखा गया है, वरना सब जल चुका था। तो इसलिए जलने का फायदा नहीं है। खुश रहो, प्रसन्न रहो और आगे बढ़ो, दूसरों को भी बढ़ने दो। सर जैसे लॉयर बनने के लिए आप किस कॉलेज से पढ़े हो, कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, अगेन मैं आपको कहूँगा कि जो आप बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हो तो अच्छी बात है, फ्रेटर्निटी मिल जाती है। कौन से फेमस स्कूल है सर? जैसे NLU है, बंगलौर का भी अच्छा है, NLU दिल्ली भी अच्छा है, आपका OP जिंदल स्कूल भी अच्छा है, आपको IP यूनिवर्सिटी भी ठीक है, नालसार भी ठीक है, NLU तो सारे ही मैं कहता हूँ कि ठीक है। और मैं कहता हूँ कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी वो भी ठीक है। ओके। जहाँ भी आप पढ़ते हो, जहाँ आपको पढ़ने, मान लीजिए आपको फीस देनी है, अब जिंदल में सारे बच्चे तो नहीं पढ़ सकते। बार काउंसिल का भी एक कॉलेज खुला है गोवा में, 10 लाख की फीस ले, सारे बच्चे नहीं दे सकते। आप इतनी फीस दे नहीं सकते जब, तो आपको कम फीस में कहाँ पढ़ सकते, वो इंपॉर्टेंट है। आपको डिग्री भी चाहिए, आपको पढ़ना भी है और एक माहौल भी चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है कि उस बच्चे की मेहनत, लाइब्रेरी में कितना टाइम बिताता है, पढ़ने में क्या टाइम लगाता है, केस में कहाँ जाता है, सीखता किससे है, कौन उसको गुरु मिलता है, संगत कैसी है। अब बड़े से बड़े कॉलेज में जहाँ आप 10 लाख फीस दे रहे हो, उस आप देखिए पाएंगे कम से कम 15% बच्चे, उनको डी एडिक्शन के लिए ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। 50 लाख रुपये तो इस बात के खर्च होते हैं कि वो ड्रग्स लेना छोड़ दे। ये भी है। आप उसी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे 50 लाख की फीस वाले ही पढ़ रहे हैं। आज कक्षा 3 फेल, 5 फेल, 10वीं फेल, 11वीं फेल मंत्री भी हैं, MLA भी हैं। क्या वो खराब काम कर रहे हैं? वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि आप सामाजिक अनुभव से ज़्यादा सीखते हो, आपको समाज सिखाता है। आप चीफ मिनिस्टर से बड़ी कोई कुर्सी मैनेजमेंट की तो है नहीं, उससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है। आप बैठ जाओ उस कुर्सी पे, 5 साल आप सीख गए सब। क्या सीखना है आपको? अधिकारी सिखाएंगे आपको, जो IAS हैं वो सिखाएंगे, टीचर सिखाएंगे, यूनिवर्सिटी सिखाएगी, कॉलेज सिखाएंगे। तो ये है, कोई कॉलेज उतना मैटर नहीं करता है। जरूर कॉलेज मैटर करता है शुरू के टाइम में, एलिमुनी के टाइम में, पहली जॉब के लिए। लेकिन मैं हर एक बच्चे को कहता हूँ कि अंग्रेजी सीखो, हिंदी सीखो और साथ साथ कोई एक भाषा और सीखो, अगर आप चाहते हो कि हिंदी का विकास हो। आप देखिए, संस्कृत से बढ़िया कोई भाषा तो नहीं थी देश में, दुनिया में, आज भी नहीं है। लेकिन संस्कृत क्यों खत्म हो गई? बोलने वाले खत्म हो गए?
नहीं, बोलने वाले नहीं खत्म। क्यों खत्म हुए बोलने वाले? यही तो बात है, क्योंकि आपने संस्कृत को व्याकरण की परिधि में बांध दिया, इसी वजह से वो आगे बढ़ी और बाद में नए शब्दों का अंदर लेना मुश्किल हो गया। कोई नए शब्द नहीं आए। आप देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हर साल हर भाषा के शब्द ले लेती है, हर भाषा के कम से कम 50-60 शब्द उसमें नए आ जाएंगे। बड़क्कम उसमें आ गया, ऐसे क्या क्या शब्द नहीं आ गए, नमस्ते भी आ गया। लेकिन आपकी जो हमारी डिक्शनरी है उसमें हम बाहरी भाषा के शब्दों को नहीं लेंगे। जितना मुश्किल हिंदू से मुसलमान होना है, उससे भी ज्यादा मुश्किल मुसलमान से हिंदू होना है। शब्दों की वजह से, इस समाज की वजह से। आपने ऐसी आदत बांधी व्याकरण से बाहर नहीं जाने की। आप ये तो मानो कि भाई हम सारे के सारे एक तो सभी अपने ही हैं। जब आप इस तरह से लोगे समाज को, तो आप उनकी लैंग्वेज भी ले लोगे। लैंग्वेज ले लोगे तो संस्कृत व्याकरण फाउंडेशन हो गई, उसके ऊपर बाकी सारे भाषाएं खड़ी होती गई। आपकी भाषा इतनी ऊपर जाती, इतनी बड़ी होती कि पूरी दुनिया में यही भाषा बोली जाती। ये तो इसी तरह से कि आप बदलाव को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो भुला दिए जाओगे, भूल दिए जाओगे, बस वही बात है। अब आप देखिए, जिसका राज होता है उसकी भाषा चलती है। मुगलों का राज आया तो फारसी में फैयाल लिखी जा रही है, आपकी अरबिक चल रहा है, आपकी उर्दू चल रही है। आज भी कश्मीर में उर्दू चल रहा है। दिल्ली में तो हाल तक सब कुछ उर्दू में ही होता था, अभी लास्ट ईयर शायद खत्म किया उसको। सब कुछ उर्दू के वर्ड्स थे, लिखते हिंदी में थे मगर उर्दू के वर्ड्स होते थे। अब आप जिसका राजा जो राजा है वो क्यों सीखे? होना ये चाहिए कि जो राजा बने वो सब सीख ले। अब साउथ और नॉर्थ की ऐसी डिवाइड कर रखी है कि आप किसी तमिल तेलुगु के साथ आप बैठ जाएं, वो नॉर्थ इंडियन के नाम पे ही चिढ़ता है। आप हिंदी थोप सकते हो क्या उसके ऊपर? नहीं थोप सकते आप। उसका तरीका केवल और केवल एक है कि आप हर लोग को कंपलसरी कर दो कि आपको कोई ना कोई 4 भाषा 3 भाषा सीखनी पड़ेगी। हर एक आदमी हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, एक भाषा और सीखनी है इस देश की, तो क्या भाषा सीखेगा? तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम सीखेगा। वहाँ वाले को मलयालम बोलता है, इंग्लिश बोलता है, तीसरी भाषा हिंदी सीखेगा, तो आपकी भाषा अपने आप बढ़ गई। आप ये कहो कि नहीं आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, फिर कोई नहीं बोलेगा। पड़ेगी वाले पे तो देखिए डेमोक्रेसी है इंडिया में। आप कोई काम आपको करना पड़ेगा। अभी आपका कोई डोर नॉक करे और बोले भाई साहब, आप नाराज हो जाए मगर दरवाजा खोल देंगे डोर नॉक करने पे। लेकिन अगर आप गाली दे दे के बोले कि दरवाजा खोल, तो आप तो गन लेके पहले आओगे, दरवाजा तो बाद में खोलोगे, तब तो जिद आ जाएगी। ये नहीं करो। तो भाषाओं का जो पतन है, विकास है, कल्चर का, साहित्य का, अब हम सब देखिए, आप शास्त्रीय संगीत को भी ऐसा बांध दिया है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो शास्त्रीय संगीत, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। पढ़े लिखे पर तो बहुत एंजॉय करते हो, क्या संगीत है। लेकिन अगर आपने ऐसा व्याकरण में उसको बांधा है कि जो सुन रहा है वो कई बार वो सो भी जाता है, समझ में नहीं आता क्या गाया है, इसको बताने वाले नहीं है, तो आप उसमें प्रयोग करो ना। आप जो गा रहे हो वो भी गाओ, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसा मिक्स करो कि आज की जो जनरेशन है उसके बात समझ में आने लगे। पहले धीरे धीरे, जैसे पहली क्लास से हम जाकर के ग्रेजुएशन में जाते हैं, ऐसे अपने प्रोग्राम के आखिरी 2 गाने शास्त्रीय गा के फिर आखिरी जो खत्म करते हो फिर मॉडर्न पे लाके खत्म कर दो। अब आप 5 गाने गा रहे हो, आपने शास्त्रीय संगीत तो पूरा दिखा दिया, मगर जनता 5 नहीं बैठी है। तो मैं नहीं कहता कि शास्त्रीय संगीत बुरा है, बहुत अच्छा है, मगर हम उतने ज्ञानी नहीं है कि हम सुन सकें उसको। हमें सिखाओ, पहले समझाओ उसको, और आप वो नहीं कर रहे हो। ठीक वही मुश्किल बाकी क्षेत्रों में भी है। तो जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे हम लोग, जो यूथ होता था, वो किसी का हाथ पकड़ ले देखने के लिए, बोले भाई तुम्हारे भाग्य रेखा ठीक है, तुम्हारे विवाह की लाइन 2 है और तुम्हारे अफेयर्स बहुत होंगे, इतने भर का उसने देख लिया, हाथ देखना सीख गया, बस हो गया काम उसका। उतना तो नहीं है ना, लेकिन ये बेसिक है। आपको समझ में आ गया कि भाई बृहस्पति के लिए आपने पुखराज पहन लिया, मंगल के लिए आपने मूंगा पहन लिया, बुध के लिए पन्ना पहन लिया। आप एक बेसिक्स जानते हो, बेसिक से काम नहीं चलेगा। लेकिन बेसिक नहीं जानो अगर, तो ज्योतिष में इंटरेस्ट ही नहीं होगा आपका। वैसे ही संस्कृत है, वैसे ही भाषा है, वैसे ही वकालत है, वैसे ही मेडिकल है। हर फील्ड के अंदर आपको शुरू बेसिक से करना पड़ेगा, फाउंडेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा, तब जाके कोई चीज़ बड़ी होगी और खड़ी होगी। सर, जैसे लॉयर बनता है कोई, तो इस प्रोफेशन में जाने का मोटिवेशन क्या होता है? देखिए, एक तो मोटिवेशन, चलिए मैं मानता हूँ कि मुझे तो समाज सुधारना है, दुनिया की मदद करनी वगैरह वगैरह, लेकिन असल में मनी एक मोटिवेशन होता होगा कि मुझे पैसा कमाना। ऐसा नहीं है। समाज सुधारना तो खैर किसी का नहीं होता है। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, समाज सुधारने के लिए वकालत में कोई नहीं आता। ये जरूर आता है कि हम समाज में कंट्रीब्यूट करेंगे, ओके, समाज में हम योगदान करेंगे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसका व्यक्ति समाज में योगदान नहीं कर रहा है। जो बीज बेचता है, दुकान जिसकी है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। टेलर मास्टर जो कपड़े सिलता है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक आदमी जो रिलीजियस आदमी है, जो पूजा करता है, मंदिर में घंटा बजाता है, जो नमाज पढ़ता है, जो
मुतवल्ली है जो नमाज पढ़वाता है, या जो गुरुद्वारे में बैठे जो पंच प्यारे लोग हैं, जो भी बैठे हैं, आप एक चीज देखिए, उसकी खासियत क्या है। धर्म का जो डर है ना, वो जो डर है, उसकी वजह से आप कई बार सही बोलते हो, डिसिप्लिन में रहते। डिसिप्लिन में रहते हो। इससे बड़ा कोई डिसिप्लिन नहीं है। अब आप मान लीजिए कि हमने हाफ पैंट पहना है और एक कटी टी शर्ट पहनी है, तो हम पुल के या नदी के किनारे बैठ के, समुद्र के किनारे बैठ के हम 4 हल्की बातें कर सकते हैं। आपने सिखा रखी है, टीका लगाया है, गेरुआ कपड़े पहने हैं, आपका प्रतिबंध आ गया आपके ऊपर। आपको ड्रेस कोड ऐसा हो गया कि अब आप वो काम नहीं कर सकते जो एक हाफ पैंट वाला टी शर्ट वाला कर रहा था। आपने प्रतिबंध, सेल्फ इम्पोज प्रतिबंध है। तो मैं आपको जो एक रेफरेंस में दे रहा था इसको लेकर के, वो केवल कहने का पर्पज केवल ये है कि आपके ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन का उतना ही महत्व है, और सेल्फ डिसिप्लिन होना भी चाहिए। अगर ये नहीं है आपके अंदर, तो आप फिर कोई उसका फायदा नहीं है। सर मैं पूछा मोटिवेशन क्या होता है लॉयर बनने का? हाँ, मोटिवेशन पे आया मैं। मोटिवेशन पे मैं इसीलिए आया कि मोटिवेशन यही होता है कि आप जब आते हो वकालत के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई, हमने पहले ऐसे बताया, कोई आदमी केस लेके आता है, मैं वकील कैसे बना, जैसे मैं अपना ही बताता हूँ। अब मेरा तो बड़ा अलग सा वो है कि मुझे पहले जाना था सिविल सर्विस में, पढ़ने में अच्छा था मैं लाइब्रेरी में 5-6 घंटे बिताता था, लेकिन मैंने कभी कोर्स की पढ़ाई नहीं की। लाइब्रेरी में घुसता था, जो किताब मुझे दिख जाए मैं खींच लेता था और उसको पढ़ता था। कभी संस्कृत पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी आपने हिस्ट्री पढ़ ली, कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, कभी सोशियोलॉजी पढ़ ली, कभी साइकोलॉजी पढ़ लिया, जिसका कोई मतलब नहीं है। एग्जाम के टाइम में सिलेबस पढ़ लिया और वहाँ से करके आ गए। लेकिन एक आई, जो आप जब देखते हो समाज के अंदर कि कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो सबसे मजबूत है, जिसके ऊपर कोई हमला नहीं करता, हमला करे तो कम्युनिटी पीछे नहीं हटेगी। अब आप इसकी शुरुआत में जाओ। मैं कहता हूं कि आप 1885 में चले जाइए, जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जब वही होम वगैरह को फ्रंट फेस रख के बनाया गया था। कितने वकील थे? 3/4। आज़ादी के आंदोलन में कितने वकील थे? 3/4। उसके बाद आज़ाद हुआ जब देश, तो मंत्री कितने बने? 2/3। धीरे धीरे समाज को एक बात, जो भी फीलिंग आई वो बात अलग है, लेकिन आपको ये लग गया कि इस प्रोफेशन के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है कि इसको सामने लड़ना और खड़े रहने की ताकत इस प्रोफेशन से मिलती है। अगर मान लीजिए आप कोर्ट में जाते हैं, कई लोग हमसे मिलने आते हैं, इंजीनियर है कोई आर्मी में रहा, कोई कहीं रहा, मेरे से मिलता है, 1 साल के बाद कहता है भैया कहीं से लॉ कर सकते हैं क्या? तो मैं बोलता हाँ जरूर कर सकते हैं। कहाँ से करें लॉ? कोई भी कॉलेज ले लो यार, जहाँ आप जाके कर सकते हो। लोग एडमिशन लेते हैं। मेरे सामने करीब 150-200 ऐसे लोग बताऊंगा जो कि बहुत ही अलग सोसाइटी के लोग थे, वो वकालत में आए। उसमें से 4 जज बन गए, आज 4 हाई कोर्ट में जज हैं, 3-4 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए, बाकी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे और अच्छा कर रहे हैं। अब उनसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी कभी वकालत में आएगा, ये जज बनेगा या फिर वकील बड़ा बनेगा, लेकिन उनको इतना मजा आया कोर्ट में आने के बाद, जो फ्रीडम देखी उन्होंने। देखिए फायदा क्या है, आप आज काम करने का मन नहीं, आप मत करो। ब्रेक लेना है, ब्रेक ले लो 1 महीने की, फिर शुरू करना है, फिर शुरू कर दो। कहीं और जाना है, जैसे हम जैसे लोग कभी कर नहीं सकते थे क्योंकि पैसे तो मिलते नहीं थे। तो वकालत में बने रहने के लिए आपको आमदनी का एक जरिया, जो कि वकालत का नहीं हो, ये बनाना पड़ता है आपको। वो बनाया मैंने। पत्रकारिता में थे, आर्टिकल लिखते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, ताकि पैसे आ जाएं आपके पास। उस पैसे से वकालत में आप टिके रहे। ये आज भी लागू होता है ये बात? अब आज कम से कम बच्चों को सैलरी मिल रही है पहले दिन से। हम लोग के टाइम में तो सैलरी देना गुनाह था, कोई देता ही नहीं था। सैलरी तो जो लॉ फर्म में शायद उनको मिल रही है, जो अच्छा, जो किसी सीनियर को ज्वाइन करेगा उसको मिलेगी। अब मान लीजिए कोई बच्चा, उसको लैंग्वेज ही नहीं आती है। अब लैंग्वेज नहीं आती है तो फिर आप लोकल कोर्ट में करो ना प्रैक्टिस, शुरू में वहां करो, लैंग्वेज सीखो और आ जाओ दिल्ली। जैसे अगर मान लीजिए मुझे भाषा नहीं आया अभी, तो हम कहाँ से जाएंगे? मैं नहीं कहता कि मुझे बहुत अच्छी मेरी भाषा है, कोई भी भाषा, लेकिन अगर आपकी भाषा का ज्ञान नहीं हो और आप अपनी बात रख नहीं पाए, लाख दिमाग होने के बाद, समझने के बाद उस बात को कह नहीं सकें, व्यक्त नहीं कर सकें, तो फिर आप कैसे टिकिएगा यहाँ पे? तो इसलिए आपको जरूरी है कि पहले आप वो सीखो, एक्सप्रेस करना आपको आ जाए, बोलना आ जाए, कहना आ जाए, फिर आप आ जाओ। और आपको 1 साल लगता है सीखने में, सीख जाते हो, इतना मुश्किल नहीं है। 1 से 1.5 साल में लैंग्वेज सीख जाएंगे। अगर हम दिन रात काम करें, भाषा सीख जाएंगे, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। बच्चा 1.5 साल में बोलने लगता है।
अपनी भाषा बोलता है, हर कुछ छोटे सेंटेंस से शुरू करता है, बड़े सेंटेंस पे आता है, एक पूरी कन्वर्सेशन कर लेता है। अब आपको एक भाषा का ज्ञान है, समाज का ज्ञान है, परिवेश का ज्ञान है, और भाषा नई सीखी आपने एक दिन में आ गया आपको। तो पहले 10 दिन में आप बोलने लगोगे थोड़ा थोड़ा। लोग फ्रेंच बोलने लगते हैं 1 साल के अंदर अंदर, आप अपनी भाषा क्यों नहीं बोलोगे? बोलने लगेंगे। सर लॉयर में मतलब कितना कमा सकता है इंसान? उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं? कोई लिमिट नहीं है। कोई एग्जाम्पल देना चाहे? एग्जाम्पल आपको क्या दूं, मैं ये बता देता हूं कि अगर कई वकील ऐसे हैं जो 1500, 1100, 800 पे भी काम कर देते हैं, उसी काम के शायद उसी रिजल्ट के वकील कई एक ऐसे हैं जो कि 50 लाख 60 लाख भी ले लेते हैं। ओके। अब कोई मैटर डिसमिस हो रहा है तो बड़ा से बड़ा वकील जाए तो भी डिसमिस हो जाएगा। जज भी तो बैठे हैं पढ़ लिख के, कोई वो थोड़ी जज ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो लेकिन क्लाइंट चाहता है कि हमारा बेस्ट वहाँ अपीयरेंस हो जाए, जो बेस्ट आदमी हमारे केस को बहस करे, तो वो भी हो जाता है। आपने बेस्ट आदमी को खड़ा किया तो भी रिजल्ट वही आया जो 800 वाला करता। लेकिन एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कोई अच्छा होने की, आपने मिस नहीं किया उसको, तो उसमें मैटर करता है। कई लोग हमारे यहाँ कोर्ट में करोड़ों कमा लेते हैं, कई एक ऐसे हैं जो बेचारे हजारों नहीं कमा पाते। तो वो तो धीरे धीरे ठीक होगा, और उसका एक ही मंत्र है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो कोई रिजल्ट उसका आएगा नहीं। तो मेहनत करो और आप वो जगह लो। पैसे की कोई इस फील्ड में दिक्कत नहीं है, प्रसिद्धि में कोई दिक्कत नहीं है, नाम में कोई दिक्कत नहीं है, लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई चीज़ सही लगती है, आप सही बोलने की ताकत इस प्रोफेशन में मिलता है। आप ब्यूरोक्रेट हो, आप बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, सस्पेंड हो जाओगे आप मंत्री हो, पार्टी के अनुशासन से बंधे हो, पार्टी वर्कर हो, पार्टी से बंधे हो। आप कोई ऐसी चीज़ हो, जैसे मान लीजिए कि मैं ही हूँ, कई बार मैं देखता हूँ कि मुझे कोई बोलने का मन कर गया या कोई चीज़ मैं बोल रहा हूँ, टॉलरेंस की बात जैसे कर ले। अब मैं जैसे बात करता हूँ, आप सोचिए आज के इतने साल पहले कबीर थे। कबीर के टाइम में तो शासन मुगलों का था, और कबीर ने क्या नहीं बोला, ब्राह्मणों के लिए भी बोला कि वैश्या के पावन तर सोए, ये देखो पंडित आई। मुसलमानों के लिए बोला, मुसलमान की पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, या काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है, बोला उन्होंने। अब आज अगर कोई आदमी ऐसा बोलने वाला आ जाए जो सबके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बोले, आपको लगता है कि वो समाज में फ्री होकर घूमेगा? बायकॉट कर देंगे, वो जेल में रहेगा सर, उसकी जमानत होना मुश्किल है। बार बार करेगा तो बार बार जेल जाएगा। तो इसका मैं केवल लक्ष्य यही कह रहा हूं कि आपके अंदर, समाज के अंदर टॉलरेंस चली जाती है। जैसे मैंने अभी हाल में एक कार्यक्रम के अंदर कहीं पे अपने बच्चों को एड्रेस कर रहा था, तो मैंने बोला कि जो आप मंदिर मस्जिद तोड़ते हो, तो हमला किया आपने, मान लीजिए आपने जो राम मंदिर को ही तोड़ दिया, बाबरी मस्जिद बना दिया, या कोई भी मंदिर तोड़ के बनाया, तो आप आज जो गलती कर रहे हो आज की गलती नहीं है। आज आपको अच्छी दिख सकती है, आज के 10 साल बाद, आज के 15 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरा रेफरेंस ये था कि जैसे उनको भुगतना पड़ा आज का, वैसे कोई गलती अगर हम आज कर रहे हों, इसका ही परिणाम भुगतेंगे आपके समाज, आने वाला समाज भुगतेगा 200 साल बाद, 300 साल बाद, या 50 साल बाद, या 100 साल के बाद। कहने का मतलब ये था। लेकिन कई लोगों को बहुत बुरा लगा कि भाई साहब आप तो हिंदूवादी कोई चीज़ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। भाई आप पढ़ो लिखो, नहीं समझ में आ रही है मेरी बात तो देख लो, पूरा सुनो, और आप कोई चीज़ को इस तरह से विरोध मत करो। आप देखिए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का एग्जाम्पल देता हूँ। खिलजी वंश जब था ना, उन्होंने जाके जबरदस्ती गुजरात के 2 व्यापारी भाइयों को, जिनको खुसरो नाम था, मुबारक शाह के साथ तो काम किया बाद में, उसको पकड़ के गुलाम बना के ले आए। मुबारक शाह उस पर ट्रस्ट करता था, जो कि खिलजी के वंश का आखिरी राजा था। क्या हुआ उसका? उस आदमी ने मारा उसको, और मार के 2 महीने गद्दी पर बैठा। उसके दिमाग में था कि इस आदमी ने, इसके दादा ने मुझे पकड़ के गुजरात से ले आया, हिंदू से मुसलमान बनाया मारपीट के, मेरे साथ जबरदस्ती जो है वो शारीरिक संबंध बनाए। वो तो कोई होमो नहीं था, नॉर्मल था, उसके साथ होमो रिलेशन बनाया उसने, और मेरे पूरे घर को इसने तबाह किया। सब कुछ उसने दिया, मुबारक शाह ने उसको जनरल बनाया, उसको नंबर 2 की हैसियत पे रखा, सब कुछ दिया, मगर मारा उसने ही मरवाया। और मरवा के 2 साल गद्दी पर, 2 महीने गद्दी पर भी रहा। बाद में सब लोग आ गए, वो तुगलक वगैरह आ गए, तुगलक वगैरह आ गए, उन्होंने उसको मार दिया। तो 2 महीने बैठा, लेकिन आपके उसके दिमाग में तो था कि मुझे जबरदस्ती मुसलमान बनाया और मैं ये बदला लूंगा।
तो मैं केवल कहने का रेफरेंस ये है कि आप जब कोई आज गलती करते हो सकता है आज आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद आप भुगतोगे। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, कोई भी हो। आप इस बात को अगर आप रियलाइज नहीं करते हो तो फिर आपका जो समाज है वो ठीक नहीं चलेगा। ऐसा मुगलों का देख लीजिए, मान लीजिए दिल्ली की गद्दी पे शाहजहां के बाद दारा सिकोह बैठ गया होता, देश की हिस्ट्री क्या होती? शायद आज भी मुगल राज कर रहे होते, आज भी मुगलों की का राज होता दिल्ली के अंदर, क्योंकि वो हिंदुओं में पॉपुलर था। अपने उपनिषद के ट्रांसलेशन कराए उसने, गीता का कराया, जगह जगह विदेशों में भेजा, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई फारसी के बाद। वो उस तरह के काम कर रहा था, लेकिन उसका भाई उसको जब हराने के बाद उसको मारता है। जनता के पास ताकत नहीं थी, जनता ने देखा उसकी डेड बॉडी के साथ अपमान होते हुए देखा कि गर्दन काट के बाप को भेजी जा रही है, केवल बिना सर के जो धड़ है वो हाथी के ऊपर टांग के उसको पूरी दिल्ली में घुमाया जा रहा है। जनता देख के अपनी उंगलियां दबा रही है कि क्या हो रहा है। अपने सगे भतीजे को हाथी के नीचे कुचलवा के मरवाया जा रहा है। यही बात शाहजहां के साथ भी लागू हुई थी, यही बात इसके साथ लागू हुई, यही बात जहांगीर के साथ थी, वही चीज़ नूरजहां के साथ हुई। आप देखिए, जब आप एक जगह अपने सोशल बैरियर को क्रॉस करोगे, खाली आप तक थोड़ी है, आपके बाद आपके आने वाली पीढ़ियों में। शाहजहां ने जरूर अपने भाई को अंधा करवा होते हुए देखा, उसको मरते हुए देखा। जहांगीर ने अपने बेटे को अंधा कराया, फिर उसको ठीक कराया, फिर उसको मरवा दिया, क्योंकि वो गद्दी पर बैठता। अकबर उसको चाहता था कि ये जो खुसरो है वो बैठे खुर्रम की जगह पे, जो शाहजहां की जगह पे उसको बिठाना चाहता था। ये सब जो भी हो, मगर उस हिस्ट्री का परिणाम क्या निकला आज? ये आज अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग कर दिया, गोली चला दी, मार दिया इतने लोगों को। मारने के बाद आपका जो भी नॉन कॉपरेशन वगैरह सब चलता रहा, जो भी हुआ, रानी आके माफी मांग के गई ना जलियांवाला बाग पे, श्रद्धांजलि दी ना महारानी, वहां की माफी मांगी ना आज के 100 साल के बाद। तो परिणाम नहीं है? आप जो आज गलती करोगे माफी नहीं मांगोगे, इसके लिए मांगना पड़ेगा आपको, आज नहीं 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हम गलती कोई करें, और खास करके राजा की गलती, प्रजा की नहीं। प्रजा की गलती, प्रजा की तो हिस्ट्री होती नहीं है। जो इतिहास लेखन है हमारे देश में वो प्रजा का नहीं है, राजा का इतिहास है। ये राजा था, उसका बेटा ये था, उसका ये था, उसने ये राज किया। अगर आप प्रजा की हिस्ट्री लिखना शुरू कर दो, फिर देश बड़ा हो जाएगा। प्रजा ऐसी थी, प्रजा ने ये किया, प्रजा ऐसी थी, जब प्रजा ने ये कंट्रीब्यूशन दिया। तो आपको जैसे प्रजा के बारे में लिखना आप शुरू करोगे, आपका समाज एकदम आसमान पे चला जाएगा। हमारे दुनिया के किसी भी देश में अभी तक हिस्ट्री राइटिंग में प्रजा की हिस्ट्री का जिक्र नहीं है। सारी मुसीबत ये है। इसलिए प्रजा की हिस्ट्री भी लिखो, प्रजा के कंट्रीब्यूशन को भी याद करो। जैसे आप छोटे छोटे अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, आप देखते होंगे। अब आप जब किसी को अवार्ड देते हो, वो लेता है, उसको कितना गौरव फील होता है। सरकार नहीं दे रही है उसको, आप दे रहे हो, आपने उसको सम्मानित किया, उसको अच्छा लगता है। भाई कोई तो अप्रिशिएट कर रहा है, कोई तो कह रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आप क्या, जो जवान जो जाता है बॉर्डर पे और या जान देने के लिए तैयार होता है, उसके पीछे केवल इतनी बात थोड़ी है कि उसको एक मोटिवेशन है कि हम जाएंगे और जा करके वहाँ पे लड़ेंगे और फौज में हमारा नाम हो जाएगा। वो जब जवान जाता है तो उसका एक माइंडसेट बन जाता है, देश का के लिए जज्बा आ जाता है उसको। फिर उस टाइम पे, जिस टाइम वो गन लेकर के जा रहा होता है लड़ने के लिए, हमला करने के लिए, फेस करने के लिए सिचुएशन को, उस टाइम वो फैमिली की नहीं सोचता, अपनी खुद की नहीं सोचता। वो कहता है कि नहीं, आप आगे बढ़ो, मैं घायल हो गया हूं, मैं यहां पे हूं, मेरी चिंता नहीं करो। ये जो जज्बा है ना, ये आपको आम तौर पे नहीं आएगा, ये उस टाइम पर, उस सिचुएशन में आएगा। तो आपको ये सब सीखना है और ये सब देखना है। आप एक जगह गोलीबारी करोगे तो आपको जवाब में गोलीबारी तो होगी। अगर आपको हम पीछा करें आपका कीचड़ में, आप भाग रहे हो, तो मुझे कहाँ दौड़ना पड़ेगा? कीचड़ में ही तो। जहां आप भागोगे, आपका पीछा हम कर रहे हैं, तो हम किस रास्ते से जाएंगे? उसी रास्ते से जाएंगे जहां से आप जा रहे हो। रास्ता क्या हम बदल दें? हमारे लिए बढ़िया फूल बिछा रास्ता आएगा? नहीं। आपका रास्ता कीचड़ का है, आप कीचड़ में भाग रहे हो, मुझे आपका पीछा करना है, कीचड़ में ही दौड़ूंगा, तो मेरे भी शरीर पे उतना ही कीचड़ आएगा जितना आप पे है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी जो आज का जो हमारा फैसला है, आज की जो हमारी नीति है, वो आने वाले 100 साल बाद, 50 साल बाद, 300 साल बाद क्या इम्पैक्ट करेगी। आपने लाइब्रेरी जला दिया बख्तियार खिलजी ने, आज भी हम पढ़ते हैं ना कि यार ये कितना मूर्ख था, किताब जला दिया। अब आप सोचिए कैसे कैसे मूर्ख होते हैं
तालिबान ने बामियान को गिरा दिया। आप देखिए, अगर वो चाहते तो पूरे अफगानिस्तान का जो बजट है, आज जो कमाते हैं पूरे अफगानिस्तान से टैक्स वसूल के, पब्लिक को कोड़े मार के, उससे ज्यादा पैसा केवल उस एक जगह को दिखाने के कमा सकते थे, उससे ज्यादा। आपने वो नहीं किया। आपने मूर्ति इसलिए तोड़ दिया, बुत परस्त बना दिया कि भाई बुतों को तोड़ रहे हैं। अरे भाई, थोड़ी सी सज्जनता लाओ, थोड़ा सा आप दिमाग अपना ठीक रखो और समाज को आगे बढ़ाने का काम करो। ये कहाँ इन पचड़ों में पड़ गए कि हम ये करेंगे, आप कपड़े छोटे पहने कि बड़े पहने, इसने घंटी बजा दिया, इसकी आवाज़ आ गई। अरे भाई, और काम करो, पढ़ाओ लिखाओ ठीक से, बच्चों को आगे बढ़ाओ और 10 चीज़ें करो। ये बच्चे फ्यूचर हैं दुनिया, देश के और दुनिया के। हो सकता है पूरी दुनिया एक मुल्क हो जाए कभी, और ये भी हो सकता है कि दुनिया ख़त्म ही हो जाए जिस तरह से चल रहा है। इसलिए हमें पॉजिटिव तरीके से चलना है, सेना मजबूत रखनी है, सेना कमज़ोर नहीं करना है। सेना तो लड़ने की ताकत अगर नहीं होगी तो मौर्य वंश नहीं चला। अशोक जैसे प्रतापी राजा के होने के बाद पूरे दुनिया में भारत का नाम का डंका बजाने वाला, पूरे भारत के राज्य पर शासन करने वाला, जो उड़ीसा की लड़ाई, कलिंग की लड़ाई थी, वो जीतने वाला राजा, उसका वंश खत्म हो गया उसके जाने के बाद, क्योंकि सेना कमज़ोर हो गई। सेना कमज़ोर नहीं करना है, हमारी ताकत भी होनी चाहिए और हमारा विचार भी होना चाहिए, और उस विचार में सबका समन्वय और हर एक के साथ साथ और आगे वाले समाज के परिणाम के बारे में सोचते हुए फैसला करना चाहिए। सर एक बात बताइए, हमने बहुत सारी बातें कर ली समाज की, हिस्ट्री के लग रहा शौकीन है काफ़ी जी, ठीक है। अमीर है कोई व्यक्ति तो वो कानून का मजाक बना देता है, ऐसा हमने देखा है जी। पुणे में पोर्शे केस हुआ, उसमें क्या क्या हुआ सबने देखा, कितना मीडिया बनी। क्या ये बात सच में लागू होती है कि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप कानून को कैसे भी मोल्ड कर सकते हो, आप बड़े से बड़ा लॉयर हायर कर सकते हो, आप जज को भी हायर कर सकते हो, या फिर उनको भी अंदर की बातें हैं सब। क्या ये सच में अभी भी लागू होता है कि आपके पास पैसा तो आप नहीं फंसोगे? अच्छा, एक बात बताइए, आप जो भी कह रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है सुन के। मुझे ये बताइए कि उस स्पोर्ट्स वाले केस में हुआ क्या, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट हुआ कि जब मीडिया ने बहुत ज़्यादा नाम किया या मीडिया ने बहुत ज़्यादा उसको डिफेम करने की कोशिश करी या मुद्दा बाहर निकाला, तब जाकर उस पर एक्शन। लड़का बंद हो गया, फिर लड़के का बाप भी बंद हो गया, हाँ, लड़के का दादा भी बंद हो गया। उसने क्या किया था? दादा ने शायद वो ड्राइवर को बोला था। अरे भाई, वो तो फिर कहानियां बन जाएंगी। आप देखिए क्या है कि, और लड़का बालिग था या नाबालिग था? नाबालिग था। नाबालिग था। नाबालिग की सजा क्या होती है? 3 महीने शायद। आप निर्भया केस में क्या हुआ था नाबालिग को? इससे बड़ी घटना थी क्या वो? तो सर यहाँ पे तो वो बात आ जाती नहीं, लॉ अलग है और जस्टिस अलग है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप बड़े आदमी हो ना, आपका बचना मुश्किल है। उल्टा है, आप जो बोल रहे हो हम उससे बिल्कुल सहमत हैं। अगर आप बड़े आदमी हैं तो फिर तो आपकी पूरी खिंचाई होगी। अगर आप सरकार के गोद में नहीं बैठे हो, आप खाली बड़े आदमी हो, तो फिर आपकी तो वो गति बनेगी जो आप सोच नहीं सकते हो। आपका तो पूरा परेड होगा आपके पूरे खानदान का। आपके दादा का कहीं अफेयर था 40 साल पहले, वो भी बात सामने आएगी, वो भी छपेगा पेपरों में। तो क्या यही चीज़ जैसे संजय दत्त है और सलमान खान, उनके साथ भी यही चीज़ होती है? देखिए, सलमान खान के साथ भी आप देख ही रहे, एक केस चला, जेल गए, हिरन मारने का, हिरन के शिकार रुक गए क्या? और वहां पे तो कई लोग करते रहते हैं। लोग, मैं कह रहा हूँ रुक गया है क्या? नहीं चल रहा है। कौन फंसा? सलमान खान था इसलिए फंसा, या फंसा मैं नहीं बोलूंगा, उसको सजा मिली, या अभी चल रहा है? अभी तक केस खत्म थोड़ी हुआ है, अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आएगा केस, वो अभी चल रहा है। वो हिरन वाला केस, उसके सर के ऊपर हिरन बन के नाच रहा है, ऐसा नहीं है। पर सर वही सलमान खान है कि गाड़ी चला रहा है तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, एंड में निकल के आ जाता है। देखिए, ज़्यादातर इसके पीछे परिणाम है जरूर, और भी उदाहरण बहुत हैं। कई हमारे जो पुलिस के बड़े ऑफिसर्स हैं, ये भी, अब ड्राइवर मान लीजिए बोल दे कि मैं नहीं चला रहा था, फिर ड्राइवर अगर ये बोल दे कि मैं नहीं चला रहा था, एक तो सीसीटीवी फुटेज नहीं है, इसीलिए धीरे धीरे हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अमेरिका से, इंग्लैंड के बराबर नहीं है अभी, क्योंकि हमारे पास हर जगह कैमरेज नहीं है, कैमरा नहीं है, बिजली नहीं है 24 घंटे की। कैमरा लगा भी लोगे तो बिजली कहाँ है? आपके नोएडा में बिजली कटती है कम से कम 6 बार, बम्बई जैसे शहर में कई बार कट जाती है, दिल्ली में, हम न्यू दिल्ली में रहते हैं, वहाँ कटती है कम से कम 5 बार 6 बार दिन में, चाहे 10 सेकंड के लिए कटे। तो आप कह सकते हो कोई इंसिडेंट उस 10 सेकंड में था, हम फुटेज नहीं मिला हमको, या कैमरा रीबूट नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ, ले नहीं पाया, फिर री ऑन करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कह सकते हो। तो पहले तो आप सीसीटीवी से कवर करो, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन की ब्रांच को और लॉ इन्फोर्सिंग ब्रांच को अलग अलग करो। ये सच्चाई है, समाज में 15% 10% ये भी होता है, 10% लोग फ्रेम भी किए जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सज़ा पूरी कर चुके हैं और जेल के अंदर हैं,
कई लोग ऐसे हैं जिनका केस कुछ भी नहीं है मगर पुलिस ने उनको बंद कर दिया। अब मान लीजिए कि एक बात कहता हूं, केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री नहीं होता और ऐसा ही कोई चार्ज होता तो जेल जाता क्या? नहीं जाता। लालू यादव अगर इतने पॉपुलर लीडर नहीं होते तो क्या वो जेल जाते? कन्विक्शन होती। अगर मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर नहीं होते और जनता में पॉपुलर नहीं होते, उनके खिलाफ कोई फर्जी पीआईएल कराता? नहीं कराता। कांग्रेस पार्टी ने कराया था, पूरा खर्च वर्च दे करके। आप क्या करोगे इसका? आपका मजबूत होना भी आपकी कमजोरी है और आपका कमजोर होना भी आपकी मजबूती है। जब कभी गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं ना सर, कार और साइकिल का, रॉन्ग साइड में साइकिल हो, पिटाई किसकी होगी? जिसके पास कार है। तो जो मजबूत होता है उसकी पिटाई होती है। ये आकलन जो है कुछ केसेज में उल्टा हो सकता है कि साइकिल वाले ने गलत किया लेकिन लोगों ने देखा कि वो गलत कर रहा है, वहीं पे साइकिल वाले को पिटाई कर दी, ये हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेज में कार वाला पिटेगा। जो मजबूत, जो शक्तिशाली, उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। इसीलिए, और एक इसका बड़ा तगड़ा मैसेज है कि जब आप रोड गाड़ी कार से जाते हो, नजरिया, और साइकिल वाला अचानक से रोड पार कर जाए, आप गाड़ी चला रहे हो या आप गाड़ी में पीछे ही बैठे हो, आपको गुस्सा आएगा उसके ऊपर। आप साइकिल में बैठे हो, कार वाला अचानक से पास में आ जाए, जैसे वही सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में, तो आप कहोगे अरे दिमाग खराब है, देख के नहीं चल सकता क्या है? साइकिल से जा रहा हूं मैं यहां से, इतने सामने लेके आया गाड़ी। आप साइकिल पे होगे तो कार वाले पे गुस्सा आएगा, कार पे होगे तो साइकिल वाले पे गुस्सा आएगा। नजरिया अपना बराबर रखो। ये जो बीच वाला कैमरा है ना, वो लगा के रखो, तब जाके सही सिचुएशन आएगी। ये है कहानी। तो आपको कानून में भी, समाज में भी देखने का नजरिया आपकी हैसियत से दिखेगा। अब आप शादियों पे भी सवाल उठा सकते हैं। इतनी बड़ी शादी हुई मुकेश अंबानी के यहाँ, इतने खर्च किए, अब ये कोई मुद्दा थोड़ी है। वो तो ठीक है, पैसा है, खर्च कर रहा है, वो कर लिया उसने। अब आप ये कहो कि नहीं साहब उसने इतना खर्च किया, किसी ने, सारे बड़े बड़े नेता गए और हम सब सादगी पे भाषण देते हैं, ये बात तो सही है। अगर मान लीजिए मुकेश अंबानी उस पैसे को खर्च करने के बजाय जनता में तय कर लेता कि हम इतने स्कूल बनाएंगे इस शादी के उपलक्ष्य में, कितने लोगों का भला हो जाता, हॉस्पिटल बनाएंगे। लेकिन ये उसका अपना फैसला है ना। इस फैसले में हम कौन होते हैं बोलने वाले कि नहीं आप स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, मगर बेटे की शादी पे खर्च मत करो। उसकी मर्जी, वो कर सकता है भाई, इसमें गलत क्या है? कौन शादी में गया, कौन नहीं गया, वो एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन वो भी कोई जिसको बुलाएगा वही तो जाएगा। और उसमें से कई लोग नहीं भी गए, कई लोग गए। इस देश का इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, इस देश की जीडीपी में इतना बड़ा शेयर है, जा सकते हैं लोग, ऐसी क्या बात है? हर तरह के लोग गए। तो आप किस तरह से देखते हो इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी जानिए, एक और एक्सीडेंट केस बॉम्बे का बड़ा फेमस है। उस एक्सीडेंट में के टाइम जो पुलिस कमिश्नर थे उनको बहुत नवाजा गया, बहुत नवाजे गए। लेकिन दूसरा केस एक फिल्म स्टार का है, संजय दत्त का। उसका केस हुआ तो सब जानती दुनिया की साहब, उसका टाडा केस में कन्विक्शन हुई भी। उसके पास AK-47 थी। मिला क्या था, रिकवरी क्या थी? एक स्प्रिंग की। स्प्रिंग किस चीज की थी? गन की नहीं थी। फिर चेंज किया गया कोर्ट ने, बाद में नई स्प्रिंग लाई गई। बोला कि शायद ये होगी, वो गलती से आ गया था, ये हो सकता है। तो फ्रेम किया गया, कम से कम सबूतों के आधार पर तो फ्रेम किया गया। अगर टाडा में उसको नहीं लेते, अगर संजय दत्त का खुद का बयान खुद के खिलाफ यूज नहीं करते, जैसे टाडा में क्या होता है या जैसे मकोका में होता है, इसके अंदर आप पुलिस कस्टडी में जो बात बोलेंगे वो बयान आपका फाइनल माना जाता है। ओके। आप चाहे भले रिट्रैक्ट कर जाओ उससे, लेकिन वो बयान चलेगा। उसको सीनियर ऑफिसर के सामने आपने बयान दे दिया, मकोका लग गया, कन्विक्शन आपकी उस पर हो जाएगी। बाकी धाराओं में आपको कोर्ट के अंदर के बयान के बाद, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद, आप जो वहां बयान 164 में दोगे वो माना जाएगा। अब मान लीजिए थाने के बयान को फाइनल मानना है और थाने में बयान जो आप दोगे वही फाइनल है, तो वो तो बयान लिया जा सकता है ना किसी से भी, वो इतना मुश्किल तो है नहीं। और वो भी बयान ऐसा नहीं होता कि आपके साइन होने उसके ऊपर। आप यहाँ बैठे हो, हमने लिखा, साइन किया, लिख के तैयार किया, डायरी में डाला, चलेगा, आपको मालूम नहीं क्या लिखा, वो पूरा हो गया, तो आपकी कन्विक्शन हो गई। और आप बाकी सोसाइटी में जो सफ़र किए, फैमिली में सफ़र किए, वो अलग। मैं ये नहीं कहता किसी को कौन निर्दोष है और कौन दोषी है, लेकिन मेरा केवल ये मानना है
क्योंकि जब आप एक काम कर रहे हो और आप बहुत मजबूत हो सोसाइटी में, तो फिर आपका बचना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आज मैं कोई गलती कर दूं, बिना गलती किए इतने लोग गाली देते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। आपके ही पढ़ते होंगे, सबके पढ़ते हैं, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट हो, आपको लोग जानते हैं, इसलिए आपको गाली पड़ती होगी। अगर आप गलती करो तो बचोगे क्या? हाँ, ये सही है कि गलती किए बिना कोई आपको फंसा नहीं सकता। मुझे कई बार इसका मौका आया। ऐसा नहीं है कि हम लोग के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं, हम लोग के खिलाफ भी FIR हुई, लेकिन जिस आदमी ने, 2 लोगों ने FIR कराई, दोनों से मैंने हस्तलिखित माफी मंगवाया। बड़े बड़े पद पे बैठे लोग कि माफी मांगिए, लिख के मांगिए। उसके बाद हम, लेकिन आपने क्षमा मांग लिया, अपॉलॉजी कर ली, तो माफी मांगने के बाद आप मत लड़ो। माफी मांग लिया आपने, हाथ जोड़ लिया, खत्म। मुझे याद है कई झगड़े ऐसे होते हैं ना परिवारों के। एक बार क्या हुआ कि एक बड़ी फैमिली का नाम नहीं लेता उसका, उनका झगड़ा हो रहा था बहुत दिनों से, करीब 25 मुकदमे हो गए थे। तो एक बहुत बड़े आदमी थे जो इसको बार बार इस मुकदमे को बढ़ा रहे थे। एक दिन न जाने क्या हुआ कि वो आए और जो कंप्लेनेंट था, जिसके साथ जाति की थी उन्होंने, जो किसी कीमत पे, किसी भी शर्त पे झुकने को तैयार नहीं था, उसके घर चले गए और अपनी पगड़ी उतारी और उसके पैर पे रख दिया कि यार देखो यार, तुम मेरा इज्जत का ख्याल रखो। अगले दिन उन्होंने कोर्ट में अपने वकीलों को बोला कि सारे केस मुकदमे वापस लेने, झगड़ा खत्म, एक माफी से। आप इतना ईगो रखते हो कि आप माफी के बिना आप क्या सोचते, माफी क्या चीज है? कि हमारा संस्कार है ये। हम धक्का लग जाए, रे भाई माफ कीजिएगा बोलते हैं, पैर से पैर लग जाए, उसका पैर से हाथ जोड़ते हैं। हमारे संस्कार में सिखाया गया है माफी मांगना। ये माफी मांगना कुछ बेइज्जती नहीं होती, आपकी इज्जत बढ़ती है। मैंने देखा है कि जिस आदमी ने मेरे से माफी मांगी, मेरे इतने अच्छे रिश्ते बने उनसे, बाद में मैं उनके पैर छूता रहा, उनसे बात करता रहा। उस आदमी ने जिसने FIR लिखाई मेरे खिलाफ, माफी मांगने के बाद मेरे उनसे अच्छे रिश्ते बन गए, बहुत नजदीकी, और हमको उससे ताकत बहुत मिली। उनको भी ताकत मिली होगी, चैन से उनको नींद आती होगी कि यार हमने गलत किया था, इसने मेरे से लड़ा। लेकिन मैं उसके बाद लड़ने की मेरी हिम्मत नहीं। मैंने कहा हो गया यार, माफी मांग लिया इन्होंने और जो केसेस थे विड्रॉ कर लिए, हमें नहीं लड़ना है इस आदमी से। क्योंकि आप ये चीज़, जो ये भावना है ना, ये आएगी। अब कई बार ये भी होता है कि यार आप माफ़ कर दो ऐसे ही बिना बात के ही, फिर नया आदमी खड़ा हो जाता है कि ये तो बड़ा सिंपल है, इसको गाली दोगे और ये कर लोगे। जैसे अभी हमने किया ना, इंडिया टुडे का और इनका जो केस हुआ है, दोनों को समन हुए हैं कोर्ट से। 40 करोड़ का हमने डिफेमेशन डाला है उन दोनों के खिलाफ, उसमें भी समन हुए हैं। किसके खिलाफ? इंडिया टुडे और जो आज तक के खिलाफ और ABP न्यूज़ के खिलाफ। ओके। उन्होंने खबर चला दी अपने यहाँ कि प्रदीप राय संजय राय सिरपुरिया के भांजे हैं और प्रदीप राय उसकी कंपनियों के डायरेक्टर हैं, और फोटो मेरी लगा दी। उसकी कंपनी का डायरेक्टर कोई प्रदीप राय जरूर था, पर वो आप नहीं थे। पर वो मैं नहीं था। तो मेरी फोटो लगा रहे हो, वाइस प्रेसिडेंट लिख रहे हो, मेरे भाइयों तक के नाम लिख रहे हो, क्योंकि कोई छपवा रहा था, कोई ना कोई इसमें खेल रहा था। मेरे पास, मैंने मैसेज किया अरुण पुरी जी की बेटी को, कलीपुरी को, मैंने मैसेज फ़ोन किया सुप्रियो प्रसाद को, मैंने फ़ोन किया सारे उनके लोगों को। तो खबर डिलीट कर दी और फिर लगा दिया, बोले हमने वेरीफाई कर लिया, यही खबर सही थी, फिर से लगा दिया। तो अब आप बताओ मुझे, अब हम क्या करना चाहिए, मुझे क्या चाह रहा है? तो मैंने कहा कि चलो एक 40 करोड़ का हम केस डाल देते हैं। वो केस डाल दिया हमने, उसमें जमा करनी पड़ती है फीस, हम लोग को 40 लाख की फीस जमा की कोर्ट में, वो डाला उनके खिलाफ एक केस। और ये भी मैंने कहा कि पैसे मैं नहीं रखूंगा, इस तरह के पैसे अपने को नहीं चाहिए। ये पैसा हमारे बार एसोसिएशन को जाएगा, जो हमारे मेंबर्स नए आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनको जाएगा। ये उनके ऊपर हम खर्च करेंगे, लेकिन हम उनको छोड़ थोड़ी देंगे। आप जो ने गलती की, एग्जाम्पल क्या बनेगा? आप इंडिया के नंबर 1 चैनल हो, आप क्लेम करते हो सबसे तेज। अरे इतना तेज तो मत बनो यार कि मेरे सीने पे चढ़ जाओ, किसी के भी ऊपर पैर रख दो, वो नहीं चलता है। तो एक चीज़ है, वो भी हम लोग कर रहे हैं, और हम कभी उसका, उनके प्रति दुर्भावना भी नहीं है मेरे मन में। मेरी बड़ी बहुत आदर है, आपने इतना बड़ा एक ग्रुप खड़ा किया, आपका प्रति आदर है हमारा। मैं बेइज्जती नहीं करूंगा आपकी, लेकिन आपने गलती की, उससे अगर हमारी बार को फायदा हो सकता है, हम क्यों नहीं उसका फायदा लें? हम उसका फायदा लेंगे। हमारे बार के जो हमारे मेंबर्स हैं, उनको बेनिफिट हो जाएगा इससे। आपसे बात करके मुझे भी लग रहा है लॉ सीखनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सीखिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी के ऊपर भी अत्याचार कोई ना कोई करता है, पर वो हमेशा अपने आप को पावरलेस फील करता है कि मैं क्या ही करूं, पुलिस जाऊंगा वो मेरा शोषण करेगी, वकीलों के पैसे हैं नहीं। लेकिन आप अगर ये नॉलेज ले रहे हो, पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी तरह बेबाकी आ जाती, डर खत्म हो जाता किसी का भी, कि चाहे कितने बड़े न्यूज़ चैनल हो, हम नहीं डरते आपसे। देखिए, मैं आपसे एक बात करता हूँ,
आइए हम और आप आज ही अलायंस कर लेते हैं अरुण जी। कोई भी आदमी जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस हो, जिसके पास पैसे नहीं हो या कम पैसे हों, हमारे यहाँ तो कई तरह के लोग हैं ना। बिल्कुल एक गरीब तबका है जो कि हैंड टू माउथ है, खाना खा सकता है 2 वक्त का, रहने को छत नहीं है। एक है छत है, खाना है। एक है इसके पास खाना छत गाड़ी है। एक के पास खाना छत गाड़ी है मगर बच्चे की फीस नहीं है, तो एक बच्चे को पढ़ाता है, एक से काम कराता है। ऐसे करते 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 हम पहुंचते हैं फाइनली मुकेश अंबानी और अडानी तक पहुंचते हैं। यहाँ तक का लेवल होता है हमारा। मैं कोई भी ऐसा आदमी जिसको कि केवल पैसे की वजह से अपना केस नहीं लड़ पा रहा है, ऐसे आदमी को सुप्रीम कोर्ट में हमारी लीगल एड सेंटर तो मदद करती है, मगर मैंने पर्सनली खोल रखा है सेंटर अपना। हम लोग हर हाल में उनकी मदद करते हैं, उनके लिए खड़े होते हैं, उनके लिए बोलते हैं। कोई कैसे अप्रोच कर सकता है आपको? अरुण जी को मैसेज कर दे, प्रदीप राय को मैसेज कर दे, हमारे ईमेल पे डाल दे, गूगल कर ले, मेरा नाम और नंबर, लैंडलाइन पे मेरे फोन कर ले। चलिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा डिटेल। मैं तो कह रहा हूँ कि हम और आप मिलके कर सकते हैं। कर सकते। भाई किसी आदमी को मदद चाहिए और हम आज इस जगह पर पहुंचे हैं, हम लोग भी तो उसी गांव से निकल के आए, उसी छोटी जगह से निकल के आए। तो अगर हम लोग वहां से आके यहाँ पहुंच गए, क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप और हम मिल जाएं, ऐसे कुछ और लोग मिल जाएं, कितना बड़ा काम हो सकता है, कितने लोगों का भला हो सकता है। हम क्यों छोड़ें? और हमें मदद करनी चाहिए लोगों की। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ। आज आपके इस कार्यक्रम में बोल रहा हूँ कि आप कभी भी कोई ऐसा मामला है जो कि आपको लगता है कि ये कोई समाज के उस तबके से है जो फीस को बियर नहीं कर सकता, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन क्योंकि नीचे की कोर्ट्स में हम लोग कर नहीं पाएंगे उतनी इफेक्टिवली, मगर सुप्रीम कोर्ट में मैं तो कम से कम खड़ा हूँ, हमारी एक पूरी टीम खड़ी है और बेहिचक वो आ जाए, उसके लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। और उसके केस को, किसी की ज़मीन ही एक्वायर हो गई, अथॉरिटी ने ज़मीन ले लिया किसी की, अब वो कहता है कि साहब हमारी तो 15 एकड़ ज़मीन ले ली, हमें ये दे रहे हैं, आप आओ हम चैलेंज करो एक्विजिशन को अपने, आप उसको लड़ो, आपका लड़ेंगे आपका केस हम। क्या बात। आपको कोई ज़बरदस्ती पकड़ के पुलिस वाला बंद कर दे, आप आओ, मैं आपकी बेल कराता हूँ, मैं लड़ूंगा आपके लिए। तो ये इसके लिए एक हम लोग की एक टीम होनी चाहिए, और इस टीम में वकील होना जरूरी नहीं, हम सारे के सारे वकील हैं। फिर तो आप समाज के आईना, आप भी तो हैं, आपके पास तो कितने लोग आते होंगे हर तरह की कोई समस्या लेके, कोई परेशानी लेके, व्यक्तिगत भी। जो बात उसके बाप को नहीं मालूम वो आपको मालूम है, जो उसकी बीवी को नहीं मालूम वो आपको मालूम है, या उसके जो पति को नहीं मालूम वो आपको मालूम है, क्योंकि आप इस तरह के लोग आते हैं आपके पास। तो अगर ऐसे लोग आते हैं और जिनकी आप मदद करना चाहें, क्यों नहीं करें हम लोग? तो हम लोग आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ही, आपने ये इसमें जो अपनी ये अरुण पंडित जो शो है, इसी के अंदर हम लोग ये तय कर लेते हैं कि कोई अगर ऐसा आता है जिसको न्याय को लेके दिक्कत हो और सुप्रीम कोर्ट में उसे लगता है कि बड़ा महंगा है साहब, वकीलों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, आप आओ, मैं तो हूँ, आप मेरे चक्कर में पड़ जाओ मैं आपसे कि जो मदद कर सकता हूँ वो कर दूंगा, और जो मदद हो सकती है वो हो जाएगी, और उसके लिए आपको खर्च नहीं करना। इसके हम जो डिटेल्स हैं आपसे हम उससे कांटेक्ट करने के हम डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल देंगे। एक बड़ा फेमस केस था जिसके बारे में दुनिया ने बहुत बातें करी, भारत में बहुत बातें हुई, सुशांत सिंह राजपूत का, वो आपके भी करीब का केस था। सो वो अंदर की कोई बात आप बताना चाहें जो आप पब्लिकली शेयर कर सकते हैं या कुछ हिंट दे सकते हैं लोगों के लिए? देखिए, उस केस में क्या था, जो हुआ, जो सामने है, जो चार्जशीट में बातें आई, फाइनली बाद में अभी जो रिजल्ट आया, सही लाइन पे है, सही लाइन पे। अब उसमें हम और क्या बोलें, इसके अलावा कुछ बोलने का मतलब नहीं है। मैं चूँकि बड़ा एक करीबी रिश्ता था तो इसलिए मैं उस पर नहीं बोलना चाहता, और कई और पहलू हैं तो मैं बोलूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये है कि ठीक है जो भी हुआ। क्या उस केस को किसी ने कोशिश करी थी मिसगाइड करने की, घुमाने की? देखिए, करते ही हैं लोग, राजनीति ऐसी चीज़ है ना कि अगर वो ऐसी टाइम पर आ जाए। मैं आपको बताऊं, मैं एक 91 की बात है, इलेक्शन होने वाला था असेंबली का, और असेंबली इलेक्शन में 90 की बात होगी, 1991 की। तो एक जगह गए, बोले साहब कोई आदमी, कोई लड़की है, उसको 2 लड़के जो है वो छेड़खानी किए हैं, तो पुलिस वाले पकड़ के ले आए उनको। तो सिफारिश आई तो ये हुआ कि भाई लड़की के घर वालों को जो है वो मदद हो जाएगी थोड़ी। तो बड़े लीडर थे वो मेरे साथ, वो भी गए। जब वहाँ पे वो लोग गए तो उनको ये पता लगा कि ये लड़की तो हिंदू है और लड़के दोनों मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि यार चुनाव जीता जा सकता है इस पे। तो उन्होंने एक हंगामा खड़ा कर दिया। मैं वहाँ पे था, मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसे मत करिए आप। जबकि मैं यंग था बिल्कुल, मेरी उम्र ही 21 साल की उम्र थी। मैंने मना किया, नहीं ये मत करिए। तो जो कर रहे थे अचानक से रुक गए, फिर उन्होंने नहीं किया। फिर लौट के आए तो किसी ने उनको फिर बोला कि नहीं आपको करना चाहिए था, तो फिर मेरी तरफ देख के बोले कितने रोक दिया।
तो मैंने कहा कि देखिए क्या ऐसे करके इलेक्शन जीतना है? आपको चुनाव जीतने के लिए, माहौल बनाने के लिए क्या ये सब करने की जरूरत है? तो कोई बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाए, ये जो राजनीतिक लोग होते हैं ना, ये गिद्ध होते हैं, इनको डेड बॉडी खानी होती है। और इनको बहुत से राजनीतिज्ञों को, मैं नहीं कहता, कई अच्छे भी हैं, मैं नहीं कहता कि सारे ऐसे ही हैं, लेकिन जो ये जो गिद्ध कम्युनिटी है ना, ये हर मौके से, हर आपदा में अवसर ढूंढ लेती है, हर मुश्किल टाइम में। और ये उन लोगों का जो षड्यंत्र होता है, उनका मेन काम है चुनाव जीतना, लक्ष्य चुनाव जीतना है। उनका लक्ष्य ये नहीं है कि आपको न्याय मिले, आपके साथ अन्याय हो रहा है, कितने लोग कुचल गए, मर गए, आप अरे भाई साहब वो निर्दोष मर गया, बोले हाँ वो गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, तो पिस जाओ भाई, फिर तो क्या बोल सकते हैं इस पर। समाज ऐसा ही है। आपको मैं उस पर ज़्यादा इस इशारा से मैंने कह दिया, मैं इसके ऊपर नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये जान लीजिए कि राजनीतिज्ञों को भी कंट्रोल करना चाहिए, उनको भी कभी ना कभी ऊपर जाना है, जवाब तो देना है ना। तो ये तो सोचना चाहिए कि यार उतना ही काम करो जो हो सके, और इस स्तर पे नहीं करना चाहिए किसी भी के भी मामले में कि आप किसी और को तंग कर दें। तो अच्छा है, अपना अच्छा काम करो, मन से करो, भगवान करें कि सारे के सारे लोग सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये होना चाहिए। आप इसमें कहाँ, और कानून की दुनिया में तो आपको एविडेंस कलेक्शन होना चाहिए, एविडेंस आएगा, रिकॉर्ड्स पे आएगा। बहुत सी चीज़ें आप लेते हो फिर नहीं करते हो। अब एक फिल्म स्टार के बेटे को ही पकड़ के बंद कर ही दिया था ना, वो कहाँ क्रूज पे गए, उसको पकड़ के ले आए, शाहरुख खान के बेटे, शाहरुख खान के बेटे को उसको जेल में रखा। अल्टीमेटली कहानी कुछ और ही निकल के आ गई बाद में, कितने दिन छिपा के रख लोगे। और इसमें आपकी वो बात भी लागू होती है कि आप बड़े हैं तो फंसेंगे जरूर। बिल्कुल, कि बस वो आर्यन खान था इस वजह से उसको इतना डाला, फंस गया। अगर वो आर्यन खान नहीं होता तो उसको पकड़ते भी नहीं, फंसाते भी नहीं। बाद में कहानी यहाँ तक आ गई कि साहब को कोई काम चाहिए था क्या, मतलब सब बातें आ गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आप जो विश्वास है एजेंसीज के प्रति, देखिए राजा के हाथ से अन्याय नहीं हो सकता। अगर राजा अन्यायी हो जाए, राजा का मतलब होता है कि जो उसके लिम्स हैं, ये हमारे अंग है ना, पुलिस है हमारी अंग व्यवस्थापिका है, हमारी अंग में अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेसी है, हमारे अंग में ट्रेन भी है, जहाज भी है। अगर आप वहाँ पे अन्याय करने पर उतारू हो जाओ तो फिर तो अन्याय फैल जाएगा देश के अंदर। असली राम राज्य क्या है? राम राज्य तो यही है ना यार कि सबकी तुम मदद करो, लोग अपने ठीक से खुशहाल रहें, लोगों को मालूम हो कि मैंने गलत नहीं किया है, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मैंने अगर गलत किया है किसी आदमी ने तो मेरे से गलती हो गई है, सजा इसकी जरूर मिलेगी। ये राम राज्य नहीं है कि अकाल पड़ गया तो जबरदस्ती मार के, कोड़े से फांसी दे करके, हाथ पैर तोड़ के, जला के आप पैसे वसूल रहे हो, ये नहीं है। सर हमारे पॉडकास्ट का ये हम आखिरी में आ चुके हैं। लॉ और जस्टिस, मैंने एक मूवी देखी थी, आर्टिकल 376 था या ऐसे कुछ नाम था। दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, पर हमें परसेप्शन ये बनता है कि लॉ भी वही है, लॉ से मुझे जस्टिस मिलेगा। आपने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि लॉ और जस्टिस अलग अलग है? एकदम अलग अलग है। आप देखिए, लॉ है डाउरी के खिलाफ। आप एक शादी बताइए जहाँ डाउरी नहीं चलती हो, बहुत मुश्किल है। लॉ है अनटचेबिलिटी के खिलाफ, SC/ST एक्ट बना हुआ है, प्रोविजन एक्ट्स हैं, दुनिया भर की चीज़ें खत्म हो गई। लॉ बना सती प्रथा के खिलाफ, लॉ बना विधवा विवाह के लिए। आज नहीं, कब बना? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के टाइम में बना। कानून का पालन हुआ क्या? तो इसलिए लॉ होना एक बात है और उसके साथ उसको पालना होना दूसरी बात है। इसके बाद जब आप कोई कानून बन गया, उस कानून को पालन में से कई बार आप सोचते होंगे कि भाई एक आदमी एक आरोप में फंस गया और उसके ऊपर सारे लोग हमला कर रहे हैं कि आरोपी है, इसको जेल जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, तो उसको लॉ के हिसाब से जेल जाना चाहिए। अब जस्टिस क्या हुआ उसके साथ? वो कुछ दिन में मंत्री बन गया मान लीजिए, या कोई नेता सरकारी पद पे आ गया, वो सारे केस तो ठंडे बस्ते में चले गया, केस खत्म ही हो गया। मैं कई ऐसे हिस्ट्री शीटर्स को जानता हूं कि हिस्ट्री सीट खुली थी थाने में, जब वो पद पे बैठे तो बंद की गई हिस्ट्री सीट। कई ऐसे लोग हैं जिनको कि जेल जाने के लिए हर आदमी नारा दे रहा था और जो नारा दे रहा था उसी की पार्टी में चले गए। तो आप क्या कर सकते हो? तो लॉ और जस्टिस जो अलग है, वो कई बार परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो बोलते हैं ना हम लोग, वो परिस्थिति जन्य हो जाता है कई बार, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। ये मामला अपवाद के तौर पे 1000 में किसी एक मामले में होता है, आमतौर पर एक ही है, लॉ जस्टिस एक ही है। प्रदीप जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन इसका जवाब आपको एक शब्द में या एक लाइन में देना है। ठीक है? जो नए वकील बनना चाहते हैं, लॉ के फील्ड में जाने, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें और फिर लीडिंग केसेस पढ़ें। आपकी कोई पसंदीदा मूवी या टीवी शो?
देखिए, मैं पहले देखता था बुनियाद और हम लोग, उसके बाद कोई सीरियल देखने का उस तरह का आपने वो मौका नहीं देखा है मिला। मामला लीगल है रवि किशन का है? अब मैं जानता हूँ, वो हमारे सामने ही था। रवि किशन मेरे से साथ गोरखपुर से आ रहे थे, तो हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। ये फ्लाइट में हम लोग अगल बगल ही थे, तो हम लोग की काफ़ी देर बात होती रही इसके बारे में, और उन्होंने कहा कि मैं अब कुछ चीज़ें आप वाली डालूंगा इसमें। तो हम लोग की अच्छी बात हुई थी उस पर, मामला लीगल है के बारे में, तो देखा हमने उसको और अपना कुछ इसमें सहयोग भी रहा। लॉ की फील्ड में होने के साथ ही साथ आप किस लॉयर या किस वकील की बड़ी इज्जत करते हैं? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जिसके साथ मैं नज़दीकी रहा कई लोगों की, तो जिसमें राम जेठमलानी का नाम बहुत था, लेकिन मैं उनका कायल था इस बात के लिए कि जब वो बाहर जाते थे हम लोग कहीं, तो बिल्कुल बालक जैसे हो जाते थे। कभी उन्होंने फील नहीं होने दिया कि मैं राम जेठमलानी हूँ, और मुझसे आप बराबरी पे बात नहीं कर सकते। बल्कि वो साथ में बैठना, मैं ड्रिंक्स नहीं करता था, हमेशा वो कोसते थे मुझे कि तुम क्या जवाब दोगे ऊपर जाने के बाद, तुम ड्रिंक्स नहीं लेते, तुम पीते नहीं हो, तो ऊपर जाके क्या बोलोगे। मगर बैडमिंटन खेलते थे, हंसते थे, मजाक करते थे, और बहुत ही जिंदा दिल, आप बाल सुलभ थे। तो मैं उनकी इस मामले में इज्जत करता हूँ। और उन्होंने कोई गलती की अगर जीवन में, तो उसको उन्होंने मान लिया। संजय दत्त के केस में बेसिकली वो उनके वकील थे पहले, और उन्होंने कन्फेशन उनके टाइम में रिकॉर्ड हुआ था। तो जब वो संजय दत्त की कन्विक्शन हो गई, सब हो गया, और बाद में एयरपोर्ट पे एक बार मिल गया। मैंने लिखा भी उसको, कहीं आर्टिकल भी लिखा। तो मुझे मालूम नहीं था कि दोनों लोग इतने क्लोज रहे हैं या जानते हैं इतना क्लोज। ये तो मालूम था कि करते हैं, मगर एक दूसरे को हेट करते होंगे, करते भी थे, क्योंकि एक टाइम ऐसा था संजय दत्त चुनाव लड़ रहे थे, लखनऊ से लड़ना चाहते थे। तो राम जेठमलानी जी ने मुझे बोला कि चुनाव में इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, मैं लड़ने नहीं दूंगा इसको। तो नफरत जैसा दिखता था। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे आए, तो पता नहीं क्या हुआ, संजय दत्त ने जाके उनका पैर छुआ और वो रोने लगे, और बिल्कुल गले लगा के बोले कि बेटा, मैंने ना तुमको तुम्हारे पापा की वजह से फिक्स कर दिया, दत्त की वजह से, क्योंकि सुनील दत्त ने मुझे चुनाव हरा दिया था लोकसभा का, और उन्होंने अपनी गलती मानी। तो मुझे ये लगा कि यार देखो, ये आदमी कितना बड़ा है, नहीं भी बोले तो क्या फर्क पड़ता है। अगर ये नहीं बोले तो फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जैसे मान लीजिए मेरे खिलाफ भी किसी ने शिकायत की, जब वो माफी मांग रहा है, वो नहीं मांगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन वो मांगना और उसका ये कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो उनकी व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये। कोई व्यक्ति अगर अपना लॉ का करियर शुरू कर रहा है, तो आप पहली सलाह क्या देना चाहेंगे उसे? अगर आप लॉ में वकालत में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप 6 महीने ट्रायल कोर्ट, 1 साल ट्रायल कोर्ट जरूर जाइए, ज़्यादा रह सकते ज़्यादा भी जाइए, और काम शुरू से सीखिए। अध्यात्म का कितना बड़ा रोल है आपकी लाइफ में? देखिए, मैं बहुत ही बजरंगबली का तो भक्त हूँ ही, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, और मेरा ये मानना है कि जीवन में मैंने जो भी मांगा वो मुझे नहीं मिला, मगर उससे 10 गुना बड़ी चीज़ मिली, 10 गुनी बड़ी चीज़। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि हनुमान जी की कृपा है मेरे ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कानूनी नीतियां ला रहे हैं, या फिर जो आईपीसी चेंज हुई है, इसके समर्थन में हैं या नहीं? खैर, चेंज हुई नहीं है तो समर्थन विरोध का कोई बात ही नहीं है, तो वही है, नाम ही तो बदला है। अच्छा। 10% बदला है, बस नाम बदला और कुछ नहीं। 10% बदला है, तो 90% तो वही है, क्या इसमें। बहुत कम पॉडकास्ट ऐसे होते हैं प्रदीप जी जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये पॉडकास्ट उसमें से एक है। बहुत कुछ सीखा, और लॉ के बारे में मुझे पहले भी ज़्यादा नहीं पता था, आज थोड़ा बहुत नॉलेज हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे डरना चाहिए, बिल्कुल नहीं, भागना चाहिए, इसे समझना चाहिए। जैसे हम लोग हर प्रोफेशन में, इस प्रोफेशन में भी लोग ही हैं, इंसान ही हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा है, एक सवाल लास्ट का, ये काले कोट क्यों पहनते हैं वकील? देखिए, जो काले कपड़े पहनते हैं ना, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ब्रिटेन में जब चार्ल्स II की डेथ हुई ना, किंग की, वहाँ के राजा की, तो काले कपड़े पहने गए विरोध स्वरूप। फिर क्वीन एन की डेथ हो गई, तो बहुत दिनों तक काले कपड़े पहने, और फिर वो परंपरा चल गई। तो वकीलों ने वही काले कपड़े, जो गाउन था, जो पहले रेड पहनते थे, ग्रीन पहनते थे, वो बिल्कुल ब्लैक हो गया, तब से वो ब्लैक चल रहा है। तो असल में वो तो जो ड्रेस ऑफ मॉर्निंग है, जो कि क्या बोलते हैं उसको, कि मातम का जो ड्रेस होता है, काला कपड़ा, ये वो ड्रेस था। मातम में, शोक में पहनते थे उस ड्रेस को। अब ये प्रैक्टिस चल गई और ये चल रहा है। बीच में जस्टिस चंद्रचूड़ चाहते थे कि ये हमारा ये जो गाउन ख़त्म हो जाए। मैं भी था उस मीटिंग में जब उन्होंने प्रपोज किया कि ये हम लोग गाउन ख़त्म कर देते हैं, केवल कोट और बैंड पे रखते हैं, गाउन निकाल देते हैं। और जबकि कोविड के टाइम में तो हम लोग नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट की भी ज़रूरत नहीं थी, आप सूट पहन के और आप कर लीजिए।
लेकिन जब उन्होंने कहा तो जस्टिस कौल थे वहाँ पे, संजय किशन कौल, जो कि हमारे नंबर 2 जज थे उस टाइम, उन्होंने अपोज किया। उन्होंने कहा कि देखिए कोई परंपरा बनती बड़ी मुश्किल से, टूटना तो 1 मिनट में टूट जाएगा, फिर बनेगी नहीं, तो हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। फिर मैंने भी कहा कि सर ये ठीक बोल रहे हैं, आपको इसमें मत दखल दीजिए। मैं तो सोचता था जैसे ज्योतिष में शनि रिप्रेजेंट करता है, न्याय के देवता बोला जाता है शनि देव को, उनका रंग भी काला है, तो आप लोग भी न्याय करते हो इसलिए काले कपड़े पहन के करते हो। वो तो ठीक बोल रहे हैं आप। बाकी तो हम लोग अपने इंडियन इंटरप्रिटेशन जो है हम लोग उसी पे चलेंगे। हम आज हमसे कोई पूछेगा तो हम यही बोलेंगे जो आप बोल रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई थी, जो काला ड्रेस की शुरुआत वहीं से हुई थी, ये मातम के तौर पे। अब आज की तारीख में आप ये बात बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और शनि न्याय के देवता हैं और हम लोग, लेकिन ये है कि शनि से डरते बहुत लोग हैं तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आज ये जो वकालत है, ये हमारे आपके बीच के बच्चे ही, लड़के ही, आपके भाई, आपके चाचा, आपके बड़े भाई, आपके छोटे भाई, वही लोग वकालत में हैं। और जितने लोगों को कोई परेशानी है, तो एक दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आप अरुण पंडित जी के माध्यम से हमसे संपर्क कर लीजिए। आप लोग की मदद सुप्रीम कोर्ट में तो मैं 100% करूँगा। थैंक यू सो मच प्रदीप सर, हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। थैंक यू।